आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान मईशत की रिपोर्ट कार्ड, जिसे पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है, कौम के सामने रखी। यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मगर इस इकनॉमिक रिपोर्ट में, इस सर्वे में जगह जगह सुर्ख दायरे नज़र आ रहे हैं। कलीदी इकनॉमिक परफॉर्मेंस के लिहाज से तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी तरक्की की रफ्तार अपना टारगेट हासिल करने में नाकाम हुई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर अपना टारगेट हासिल करने में नाकाम रही हैं। पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार कम से कम होती नज़र आई है। FBR अपने टैक्स टारगेट्स की तकमील में नाकाम नज़र आया है। और बेशक पाकिस्तान में एक बार फिर बैरूनी सरमायाकारी बराए नाम रही है। ये वो बैकग्राउंड है और ये वो माशी गार्ड है जिसको अगर गौर से देखा जाए तो हम ये कहने पर मजबूर होंगे कि पाकिस्तान अपनी मईशत के सालाना इम्तहान में बमुश्किल ग्रेस मार्क्स के साथ पास होता नज़र आया है। ये इसलिए है क्योंकि मुल्क की GDP ग्रोथ 4.2% के टारगेट के मुकाबले में सिर्फ 3.7% रही। अगरचे ये गुज़िश्ता साल की 3.2% ग्रोथ से बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ हर साल लाखों नौजवान लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं, 3.7% ग्रोथ रोज़गार पैदा करने के लिए, जॉब्स पैदा करने और गुर्बत को कम करने के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। मज़ीद अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के गुज़िश्ता 4 सालों में औसत GDP ग्रोथ सिर्फ 2% ही रही है 4 साल से। यानी पाकिस्तान आज तक इस ग्रोथ ट्रैप से बाहर नहीं निकल सका है, जिसने कई सालों से इन्वेस्टमेंट, रोज़गार और पैदावारी सलाहियत को महदूद कर रखा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की कारकर्दगी भी तशवीशनाक नज़र आई है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है और ये एक बड़ा सुर्ख दायरा है। हुकूमत के दावों के बावजूद मौजूदा माली साल के पहले 11 महीनों में एक्सपोर्ट सिर्फ $227.91 बिलियन तक पहुंच सकी, जो एनुअल $32.8 बिलियन के टारगेट से $4.8 बिलियन कम रही है। काफ़ी कमी रही है। कंसर्न की बात यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 साल से 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान फंसी हुई है। पाकिस्तान में हमने पिछले 70 साल में बदकिस्मती से एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ पे कामयाबी से अमल पैरा नहीं हो सके। आज आप देखिए कि 90 लाख पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं वो 40 अरब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क की मईशत में। पाकिस्तान में जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो भी सिर्फ 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कमाते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमी नहीं खड़ी कर सके। नतीजतन क्या है कि हम मजबूर होते हैं कि हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट करें, या हम कमर्शियल बोरोइंग करते हैं, या हम मल्टीलैटरल एजेंसी से बोरोइंग करते हैं, या हम बायलैटरल अपने दोस्त ममालिक से मदद लेके अपना एक्सटर्नल सेक्टर का गैप प्लग करते हैं। मौजूदा हुकूमत का एहसन इकबाल साहब का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल ईयर 29 यानी अब से 3 साल तक एक्सपोर्ट को $60 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। ताहम सवाल ये है कि पिछले 20 सालों में एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन की हद नहीं पार कर सकी, तो क्या आइंदा 3 सालों में इन्हें दुगना किया जा सकेगा तो कैसे? इन्वेस्टमेंट के महाज पर भी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही है। जुलाई ता अप्रैल FDI यानी कि बैरूनी सरमायाकारी तकरीबन 31% कम हो गई और वो भी अब सिर्फ $1.41 बिलियन रह गई है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के साइज के लिए ये समझिए कि ना होने के बराबर है। पिछले साल इसी अरसे के दौरान ये $2.04 बिलियन थी। लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। इसमें दो चीजें मैं आपको जरूर कहूंगा, टैक्सेशन है, एनर्जी है, फाइनेंसिंग है, लेकिन उसके अलावा दो और चीजें हैं। एक तो जो हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, हम उसको कहते तो हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट दैट हैज टू
मूव इन द राइट डायरेक्शन एंड इन ग्रेट स्पीड। और दूसरी चीज है पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआर की कारकर्दगी पर भी कई सवालात हैं। जुलाई से मई एफबीआर ने 11.23 ट्रिलियन रुपीस टैक्स जमा किया, जो टारगेट से 864 बिलियन रुपीस कम रहा। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि आप 1947 से देख लीजिए और अब तक ये आपको पता होगा कि कितने सालों में एक्चुअली टारगेट कंप्लीट हुआ। शॉर्टफॉल वाली आप बात है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज इट्स फैक्चुअल। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपने कल्चर चेंज करना है, वो कल्चर 1-2 साल में चेंज नहीं होता। मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा एक इदारा चला कर आया हूं, मुझे भी 6-7 साल लगे फॉर एग्जाम्पल सिफारिश के कल्चर को खत्म करते हुए। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट कि आप कह दें और खत्म हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सुकून उसके लिए चाहिए होता है। मुल्क के लिए महंगाई का खतरा भी दोबारा सर उठाता दिखाई दे रहा है। मई साल 26 तक इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ के 11.7% तक पहुंच चुकी है। इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो पिछले चंद महीनों के मुकाबले में बेशक काफ़ी तेज़ी से आगे गई है। तशवीशनाक बात यह भी है कि मौजूदा माली साल पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़रई पैदावार सिर्फ 2.9% रही है। ये भी बहुत तशवीश की बात है, जबकि टारगेट 4.5% था। तमाम बड़ी फसलों में पाकिस्तान की तमाम एग्रीकल्चर की जितनी बड़ी बड़ी फसलें हैं उनकी पैदावार में बहुत कमी आई है, बल्कि इंतहाई मायूस कुन रही है। यानी सिर्फ 0.65% रही, जबकि टारगेट 6.7% था। ताहम हुकूमत इस तस्वीर का दूसरा रुख पेश कर रही है। हुकूमत का ये कहना है कि पहले इकॉनमी को स्टेबलाइज करना ज़रूरी था, इसीलिए करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, फिस्कल डेफिसिट है कम हुआ है, तरसीलात ज़र यानी कि रेमिटेंसेस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बेहतरी है और इसे वो बड़ी कामयाबी करार देती है। जुलाई तक अप्रैल करंट अकाउंट डेफिसिट में सिर्फ $252 मिलियन रहा है, ये भी एक बड़ी कामयाबी बताई जाती है और यकीनन ये एक इम्प्रेसिव बात है। फिस्कल डेफिसिट मुल्क की तारीख में पहली मरतबा GDP के 0.7% तक आ गया है, ये भी इम्प्रेसिव बात है। रेमिटेंसेस में $4.3 बिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुँचे, ये बेशक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जबकि पूरे साल में $41 बिलियन से तजावुज़ हो जाएंगे रेमिटेंसेस, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी इसमें बेहतरी आएगी। अब बेशक इसमें भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अब $17.2 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जबकि फरवरी में 23 में ये सिर्फ $2.9 बिलियन रह गए थे। यानी एक तरफ मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और एग्रीकल्चर जैसे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि इकॉनमी का प्रोडक्टिव इंजन अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या स्टेबलाइजेशन खुद ब खुद ग्रोथ में बदल जाएगी, यानी कि मजमूई तरक्की जो है कौम की पैदावार की वो उसमें इजाफा होगा, तरक्की की पैदावार बढ़ेगी। बहरहाल मुख्तसरन पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 25-26 यानी कि करंट सर्वे एक वाज़ेह पैगाम देता है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से निकल कर इस्तेहकाम ज़रूर हासिल कर लिया है, लेकिन अभी सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल नहीं की है। और यही फ़र्क आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान की इकनॉमिक कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला करेगा। कल बजट का ऐलान होगा और एक नए सफ़र का ऐलान होगा, और उसके साथ ही हमें देखना ये है कि क्या आने वाला बजट पाकिस्तान की माशी तरक्की का बजट होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टिमुलस देने का बजट होगा, पाकिस्तान में नए जॉब्स क्रिएट करने वाला बजट होगा, या ये कि हम एक बार फिर वही IMF का रटाया बजट पेश करेंगे और एक बार फिर इसी किस्म की माशी इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट हम आइंदा साल खुदा न खास्ता आपके सामने पेश करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए एक बहुत अहम मोड़ है पाकिस्तान की ऑब्वियसली इकनॉमिक परफॉर्मेंस को जांचने के लिए आइंदा आने वाले बजट के हवाले से हमने दावत दी है मोहतरम शाहिद खान अब्बासी को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। नंबर्स मैंने आपके सामने रखे, आपने भी देखी। इकनॉमिक सर्वे आज आ गया है ट्रेडिशनल बजट से एक दिन पहले, कल बजट आने वाला है। मिक्स्ड रिपोर्ट हम कहेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि टोटल डिज़ास्टर है, मगर ऑब्वियसली कि बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। जब अगर आपकी टोटली आपकी एक्सपोर्ट्स स्टॉल हुई हो, आपकी GDP ग्रोथ जो है वो 3.7 अभी भी जो है वो वहाँ पर फंसी हुई हो, आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कम हो रही हो, और आपके ये मसाइल बहुत ही सीरियस मसाइल हैं। बट एट द सेम टाइम
कहीं कलीदी मामलात में बेहतरी भी है? अब आई साहब प्लीज। कमरान साहब, हमेशा ही मिक्स्ड रिपोर्ट आती है। आप पाकिस्तान के पिछले 20 इकनॉमिक सर्वे मंगा लें, यही बातें आपको मिलेंगी। लेकिन हकाइक जो है वो मुल्क की मईशत के लिए कोई मुस्बत आपको ख़बर नहीं देते। मुल्क हर पाकिस्तानी जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, क़ुव्वत ख़रीद उसकी कम हो रही है, जो आपकी जॉब क्रिएशन है वो नहीं है, ग्रोथ मुल्क में नहीं है। आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कॉटन को देख लें, हमने 15 मिलियन बेल तक कॉटन प्रोड्यूस की है माजी करीब में। मैं पुरानी बात नहीं करता, 2014-15 को देख लें, 15 मिलियन बेल आपकी प्रोडक्शन थी, आज वो उसकी 1/3 रह गई है। ये बहुत तशवीशनाक बातें हैं। और फिर जो इकदाम आप लेते हैं, ये जो जिसको हम स्टेबलाइजेशन कहते हैं, स्टेबलाइजेशन अचीव करने के लिए, और हम पिछले 5-6 साल से स्टेबलाइजेशन ही अचीव कर रहे हैं, हम ग्रो नहीं कर सके। इसके फिर बहुत से मनफी असरात मुस्तकबिल पे होते हैं कि मुल्क के अंदर कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगती, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आप इंपोर्ट्स को कर्टेल करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट से बचा जाए, तो आप बस अपनी जान बचा रहे होते हैं, उससे मुल्क की तरक्की रुक जाती है और मुस्तकबिल जो है वो बद से बदतर होता जाता है। आज भी आप भी देख लें, आज आप देख लें कि मुल्क के अंदर जो कर्ज़ा है उसका हजम भी बढ़ गया है। हालांकि पिछले साल के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुए हैं, उससे हुकूमत को रिलीफ मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद जो आपके अखराजात हैं उसमें आप कमी नहीं कर सके। जो आपका डेट है वो बढ़ा है और बढ़ता जाएगा। जो आपके मुल्क के अंदर तरक्की है वो नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ये मुस्तकबिल की के लिए खुश आइन चीज़ें नहीं हैं, ये हालात को मज़ीद ख़राब से ख़राबतर कर देंगी। लेकिन अब तो हमें साहब जब बड़ी मुल्क बेसिकली आज की हम बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल की बात कर रहे हैं, मगर इसका भी तो एक बैकग्राउंड है कि हम जिस जगह पे हमारी मईशत खड़ी थी, जिस जगह पे हम जिस मुसीबत के हालात में खड़े थे, हम तो लिटरली आईसीयू में थी हमारी इकॉनमी, और फिर हमें आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ा। जब हम आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हम कायम करें, 24वां आईएमएफ प्रोग्राम लें, तो फिर उसकी जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन होती है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। जब मरीज़ इस कदर बीमार है कि वो आईसीयू में है, तो उसको जो दवा दी जाएगी उसमें फिर ये तमाम चीज़ें जिसकी मैं ख्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो आई है इस साल की भी, वो उसने बमुश्किल तमाम पाकिस्तान को ग्रेस मार्क से पास किया है। लेकिन इसका एक पूरा बैकग्राउंड है ना, लेकिन उस हवाले से अगर हम देखें तो हमें वे फॉरवर्ड नज़र आता है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन के जो सेम्बलेंस है वो तो नज़र आ रहे हैं। नहीं, स्टेबलाइजेशन देखें, हम पिछले 5 साल से स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो पिछले 4 साल हैं ये बदतरीन इकनॉमिक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। तो हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, पिछले साल तो बहुत बुरा था, उससे पिछले साल उससे बुरा था। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या मुल्क में जॉब्स क्रिएट हुए हैं, क्या मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, क्या मुल्क तरक्की कर रहा है, क्या हमारे लोग जो हैं वो अमीर हो रहे हैं, क्या हमारी मईशत मजबूत हो रही है। इन सब का जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं वो एक बहुत छोटी सी हिस्सा बताते हैं आपको स्टोरी का। जो असल स्टोरी है वो बड़ी खौफनाक है। हमें मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी पॉलिसी लानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, रूल ऑफ लॉ लाना है, रिफॉर्म्स करने हैं, फिर जाके मुल्क आगे बढ़ेगा। आईएमएफ के पास जब आप जाते हैं तो आईएमएफ एक नुस्खा आपको बताता है कि किस तरह आप कर्जे देने के काबिल होंगे, जो कर्जा आपने उनसे लिया है। लेकिन आपको आईएमएफ के जो कुछ वो कह रहे हैं उसे रिफॉर्म्स बढ़कर करने होते हैं। रिफॉर्म से आपको कोई नहीं रोकता। आपने हुकूमत के हजम का साइज़ कम करना है, आपने मुल्क के अंदर जो पैसों का ज़िया हो रहा है उसको ख़त्म करना है, जो आपकी गलत पॉलिसीज़ हैं उनको बदलना है। ये सब आपके ज़िम्मे, आईएमएफ के ज़िम्मे नहीं है। हम उस पर तो काम करते नहीं है, आईएमएफ कोरोना रोते रहते हैं। भाई साहब ये फरमाइएगा कि बढ़ेगी नहीं। इन द बैकग्राउंड ऑफ जो अभी हमारे सामने इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है, जो कि इस वक्त स्टेटस हमारा दे रही है, हमारा करंट स्टेटस इकॉनमी का क्या है, कल बजट आना है। अब इंतज़ार ये है कि सबसे क्रिटिकल बात ये है कि क्या वे फॉरवर्ड क्या होगा, अगले साल हमें क्या हालात देखने पड़ेंगे, क्या इसी किस्म का रोना पड़ेगा जो आज हम रो रहे हैं इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देख के। और दूसरी बात ये है कि क्या कुछ जीडीपी ग्रोथ जो है ये 3.7 जैसे मिजरेबल
नंबर्स हैं ये कोई 4.2 4.5 के करीब हम पहुँचेंगे, कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आएगी, कुछ हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बेहतरी आएगी, कुछ और जो हमारे मामलात हैं उसमें कोई हमें बेहतरी आएगी, और वो बजट जो कल पेश होगा क्या उसमें गुंजाइश होगी कि हम ये बेहतरी की खबर दे सकें और ये जॉब क्रिएशन के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो सके। कल का बजट जो है वो क्या इस हवाले से कोई नमीद ला रहा है, कोई बेहतर खबर आ सकती है? नहीं कमरान भाई, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आप कोई मुस्बत खबर दे पाएंगे या कोई तवक्को कर सकेंगे कि मुल्क की मईशत बेहतर होगी, क्योंकि आपके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आपकी आमदन में कमी होती जा रही है। अब आप उसको ब्रिज करने के लिए आप अजाफी टैक्स लगाते हैं और अजाफी कर्जा लेते हैं, तो ये तो कोई मुस्तकिल हालात नहीं है। अब चूँकि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इंपोर्ट्स अगर आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, इंपोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं, तो अगले साल इस दफ़ा तकरीबन 55 अरब की इंपोर्ट्स थी, अगले दफ़ा 70 अरब से ज़्यादा की तवक्को है, फिर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान को चला रहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चला रहे हैं। हमारी वो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 22 अरब हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचते हैं वो तकरीबन 40 अरब के करीब हैं। तो और इसके अलावा जो बहुत से पैसे जो हैं वो इनफॉर्मल चैनल से भी भेजते हैं। तो आज आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनको आपने कोई सहूलत दी है, उसको आपने फैसिलिटेट किया है, उनको कोई उसकी तवक्को रखें कि इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी, मुल्क में कोई कानून होगा जो उनके सरमाए को अगर इन्वेस्ट करेगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जुड़ी होती हैं आपस में। तो जब तक आप मजमूई तौर पर मुल्क की इकानमी पर कोशिश नहीं करेंगे, फिजिकल स्टेबलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, ये आपको कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ आज का दिन गुजार देगा, कल के लिए कुछ नहीं करता। तो अभी तो हम आखिरी मिनट तक ये स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि हमें तो डेट का भी नहीं पता था। भाई साहब आपको इल्म है कि 2 दिन पहले तक तो हमें ये नहीं पता था कि बजट हमें किस डेट को देना है, और मुख्तलिफ डेट्स जो है वो गवर्नमेंट की सोर्सेज से फ्लोट होती रही हैं। फिर बिल आखिर जो है वो एक न जाने एक अजीब सी सूरत हाल हुई, जिसमें कि पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप मिली और उसके बाद एक बजट की डेट सामने आई, और उसके अंदर भी अभी भी बहुत सारी कबाहतें हमें नहीं पता है कि NFC के हवाले से जो डिफरेंसेस हैं दोनों जानिब, और हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि अब क्योंकि वो पहले दिन से डिफ़ॉल्ट पे चली जाती है हुकूमत, और एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, NFC के जो एलोकेशंस है उनको एडजस्ट करना है। ये तमाम चीज़ें अभी इस जो है अपनी जगह हवा में मुअल्लक़ हैं, और फिर आइंदा बजट की बहरहाल कल डेट आ गई है। जी, यही आपके सामने एक इंडिकेटर है कि बजट हमसे तय ही नहीं हो रहा था। हमने बजट को भी पोलिटिसाइज़ कर दिया है, आपस में गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं कि क्या तुम दोगे, क्या वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह के मामला हमने इस नाजुक सूरत हाल में, जब मीशत की ये हालत हो, तो आप इसमें सियासत नहीं खेल सकते। NFC अवार्ड की हम बात करते हैं, आप NFC अवार्ड को मेरी नज़र में आप रहने दें, लेकिन आप जो सूबों की जिम्मेदारियाँ हैं उनको कहें पूरी करें। यानी जो वेलफेयर है ये सूबे का काम है, तो जो BIS का प्रोग्राम है उसको सूबे संभालें, वो सूबे दें, वफाक उसमें क्यों पड़ता है। फिर आपकी बिजली के मामलात हैं, बिजली भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सूबे की जिम्मेदारी है, उनके हवाले कर दें। गैस जो है वो सूबे की मलकियत है, उनके हवाले कर दें, ताकि वो उस चीज़ों के ज़िम्मेदार बने। आज तो कमाता वफाक है, हम सब टैक्स देते हैं, वफाक टैक्स कलेक्शन करता है, हर साल टैक्स बढ़ाता है, उसके बाद सूबों के हवाले कर देता है, जो उस रकम को अक्सर ज़ाया करते हैं। वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं, कोई उन पर कंट्रोल्स नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक बादशाह की हैसियत रखता है, जो मुँह से लफ्ज़ निकालता है वो डायरेक्टिव बन जाता है। ये निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं है। तो आपको ये निज़ाम बदलने होंगे, फिर जाकर मुल्क चलेगा। तो अब ऐसा आपको कितनी उम्मीद है कि ख़ास तौर पे जो हमारी इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का एक इतना बड़ा हिस्सा है, गुज़िश्ता बजट पे भी हमारी बात हो रही थी, यही हम इसी बात पे अफसोस कर रहे थे कि इस मुल्क की इतनी मैसिव जो है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। इस साल जब हम बात कर रहे हैं, नए माली साल का आगाज़ कर रहे हैं, उस वक्त भी उसी लेवल की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, और हमें मालूम है कि कितनी मैसिव लेवल पे करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त उसका भी गुजारा हो रहा है। और किसी भी सूरत में भी एक पाकिस्तानी भी गवाही नहीं दे रहा
कि एफबीआर में कोई उसने बड़ी इस्लाहात देखी हैं, या उसको अब किसी ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं करना पड़ता, या उसको जो है वो एक इस पूरे माहौल के अंदर जो है एक आउटराइट जो ट्रांसपेरेंसी का फुकदान था वो अपनी जगह बरकरार है। आइंदा साल जब हम बात कर रहे होंगे फिर भी यही सूरत हाल होगी ऑब्वियसली। देखिए, एफबीआर भी इस मुल्क की जो नाकामियाँ हैं निज़ाम की उसका हिस्सा है। तो एफबीआर कोई मौज़ाती तौर पे तो पैसे आपको नहीं दे सकता। आप ना अखराजात कम करते हैं, ना आप रिफॉर्म्स करते हैं, ना आप पॉलिसी सही बनाते हैं, तो ना आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट को हमने तबाह कर दिया है। तो ऐसे हालात में एफबीआर अकेला क्या कर लेगा? एफबीआर तो अजाफी टैक्स लगाकर अजीब अजीब टैक्स मुल्क में लगे हुए हैं जो मुल्क के अंदर से ग्रोथ ख़त्म कर देते हैं। आज जो कारोबारी लोग हैं मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि उन्हें ये पता नहीं कि कल क्या टैक्स लग जाएगा, जिससे उनकी सारा जो मंसूबा है इन्वेस्टमेंट को ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक आप ये इन चीज़ों को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो आपका मुल्क आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। रिवायत के मुताबिक आज पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। पाकिस्तान की माशी सेहत के हवाले से ये एक अहम दस्तावेज़ होती है, सामने आई है। कल इसका बजट आएगा। मिली जुली रिपोर्ट है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कई तशवीशनाक पहलू हैं और कुछ हौसला अफजा भी ख़बरें इसके अंदर मौजूद हैं। इस मौजू पर हमारी बातचीत जारी है। हमारा बजट का स्पेशल शो जारी है। इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी। जनाब अशफाक तोला हमारे साथ है, पाकिस्तान के मुस्तनद टैक्स उमूर के माहिर। सुहेल भाई, ये बताइएगा कि डज़ द इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, जो कि एक मिक्स रिपोर्ट है, कंसर्न के काफ़ी पहलू हैं इसके अंदर, टेल्स अस कि कल का बजट जो आ रहा है, क्योंकि उससे बड़ी उम्मीदें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तवील अरसे तक पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो एक तरह से मुंजमद है। डज इट गिव यू एनी इंडिकेशन कि आने वाले बजट में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामरान साहब, नहीं बिल्कुल इससे इंडिकेशन मिल रही है दो तरीके से। एक तो जो नंबर्स हैं काफ़ी हद तक तो पहले रिलीज़ हो जाते हैं, कुछ नंबर्स जो नहीं होते वो भी नुमायाँ हो गए हैं। प्लस इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो फाइनेंस मिनिस्टर उसकी टीम की, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और बॉडी लैंग्वेज है, उससे बज़ाहिर लग रहा है कि जो IMF का जो डिक्टेशन होता है या सख्ती होती है वो बज़ाहिर लग रहा है कम हो रही है। फिर जो सूबों ने कुछ बोझ उठाने का फ़ैसला किया है उसकी वजह से भी। और तीसरा जो अगर देखें ना कामरान भाई, मसला जो पाकिस्तान का रहा है वो फ़िस्कल डेफिसिट रहा है, जो हमने 17-18 से क्राइसिस देखा, जो 23 में हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए और फिर आपको IMF ने बेल आउट किया, समहाउ बच गए हम। तो 8% का फ़िस्कल डेफिसिट हम 5-6 साल करते रहे। जो फ़िस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, फिर आप उसको बोरो करते हैं, वो 4% हो गया है, 4 से कम हो गया है। तो रूम है हुकूमत के पास कि अगर टैक्स की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ रही तो फ़िस्कल डेफिसिट 4 से 4.5% कर दिया जाए। तो बज़ाहिर लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब कि आने वाला जो कल बजट है उसमें कुछ शायद अच्छी खबरें हमें मिलें। कम से कम ये तो ज़रूर होगा कि टैक्सेस बढ़ेंगे नहीं। कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, या सुपर टैक्स कह लें, या जो सैलरीड क्लास पे, उस पर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन की मुझे तो उम्मीद लग रही है। अच्छा भाई, ये जब भी कोई भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान में कोई कंसेशंस आए, कोई स्टिमुलस आए, कोई इकॉनमी चले, कोई मामलात आगे बढ़े, तो ज़ाहिर है उसके लिए हुकूमत के पास रूम होना चाहिए ना कि वो उनके पास वो ये कंसेशन ऑफ़र करने, कंसेशन या ये कि ज़रूरत देने की जो है उसको ऑफ़र करने की उनके पास रूम हो। और वो आएगा रेवेन्यू से कि आपकी आमदनी बढ़े तो आप उसको कर सकते हैं। अब आमदनी बढ़ेगी तो वो तो FBR से ही बढ़ेगी, रेवेन्यू के इनकम एक टिपिकल उसमें ग्रोथ की तो बात की जाती है, लेकिन उसके लिए इस अगर सब्सटेंशियल हमें स्टिमुलस देना है तो सब्सटेंशियल इनकम बढ़े। जो FBR की हम परफॉर्मेंस अभी तक देख रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड की देख रहे हैं, जो मैसिव ग्रोथ फेलियर है, इकॉनमी को डिजिटाइज ना करने का मैसिव ग्रोथ फेलियर है, जो हमारी कैश इकॉनमी को जो जिस तरह से वो प्रॉस्पर कर रही है, उसकी बुनियाद पे हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुकूमत खुल के जो है वो स्टिमुलस दे, इकॉनमी को आगे बढ़ाए, जबकि आमदन जो है वो इनकम के जो रास्ते हैं जो कि रेवेन्यू ग्रोथ से आएंगे उसमें तो कहीं हौसले की बात नज़र नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामरान साहब, आपने जो बात की है ना वो बड़ी परफेक्ट बात की आपने कि देखिए मेरे पास वसाइल नहीं है तो मैं स्टिमुलस कहाँ से दूंगा, और हमारे पास वसाइल क्यों नहीं होते ये भी मैं बता देता हूँ कि जो मैंने एक रिपोर्ट तरतीब की थी 2023 में,
उसमें हमने सारी चीज़ें इन चीज़ों को हमने आइसोलेट करके एक एक चीज़ निकाल के दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट उन्होंने दाखिले दफ्तर कर दी और उससे कोई आप फ़ायदा ना उठा सके। देखिए, वसाइल कहाँ से आएंगे आपके? दो तरीके हैं आपके। एक तो वसाइल को बढ़ाने के 5% जो टैक्स है 92.5% लोग दे रहे हैं आपका, और 7.5% लोग 95% डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। तो इससे तो वसाइल नहीं बढ़ेंगे। हमारे पड़ोस में 80-20 का रेशियो है। एवरी 1% पे 400 बिलियन की रेवेन्यू मेरी बढ़ रही है। अच्छा, 2.5 खरब के हमने 2.5 ट्रिलियन के हमने दिए थे इनको नए रिसोर्सेज, वो उन्होंने नहीं लिए। वो हर किस ये ताजिर स्कीम जो लाए हैं, ये एक मजाक बन के रह जाएगी। आपने भी अपनी कमेंट दिए, इसमें आप जब तक असेसमेंट उनके हाथ में रख रहे हैं, वो एक स्टिकर लगाएंगे 25,000 रुपये पे करके और बोलेंगे जी खुदा हाफिज। इसकी टोटल अगर मैं वैल्यू भी निकालूँ तो 17,000 रुपये आती है, पर ये जो अपने इनके कैलकुलेशन बता रही हैं। फॉरगेट दिस थिंग। आपकी सबसे बड़ी इस वक्त जो कॉस्ट है, जो हिडन कॉस्ट है, वो आपका IMF का प्रोग्राम है। आप वाहिद कंट्री हैं दुनिया की, सुहेल भाई इसको सेकंड करेंगे, कि जिसका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 8 से 9% है। 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस टोटल अगर मैं सही से एडजस्टमेंट करूं तो मैंने 2 सालों में कामरान भाई 11,000 अरब से ज़्यादा की मैंने हिडन कॉस्ट बर्दाश्त की है, जिसकी मेरी डेली कॉस्ट 15 अरब रुपए आती है। हम बोरो कर रहे हैं अपने कर्जे पे करने के लिए, और दूसरी तरफ हम ये हिडन कॉस्ट को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या हमारे 25 करोड़ आवाम इस कॉस्ट के मुतामिल है? देखिए, IMF का प्रोग्राम अपनी जगह ठीक है। उस वक्त बेल आउट किया था, उस वक्त शायद हमें ज़रूरत ना पड़ती उसके, लेकिन बहरहाल मतलब वो चीज़ करनी चाहिए जो हो सकती है। हमें बहरहाल IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो गिवन उसमें सिचुएशन है, हमें उसी की बात करनी होगी। चलो ये बताएं कि अगले साल जब हम बात करें, जब इस वक्त बैठे हो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हों, तो हमें बहरहाल ये चाहिए होगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो कम से कम ये 3.7 से सिग्निफिकेंटली आगे बढ़े जो आज है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स है ये खुदा के लिए आगे बढ़े, ये कोई अब $28 बिलियन से ये कम से कम $31-32 बिलियन हो। क्या हम ये हो कि कुछ हमारे यहाँ FDI आए, कोई हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट नज़र आए, कोई हमारे जो किसी सूरत से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतनी डिसबल हो गई है, ये पूरी तबाही हो गई है। तो अब उसका क्या सारा दारोमदार ये नहीं कि कल हम बजट क्या पेश करते हैं तो अगले इकोनॉमिक सर्वे में इससे बेहतर तस्वीर नज़र आए, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि कल हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि इस पिक्चर को अगर बदलना हो? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट जो एक नॉर्मल रेंज होती है आइडियल 3 से 5, उसमें हम आ गए हैं, तो गुंजाइश है। तो अगर कल सुपर टैक्स में कमी होती है 1 से 2% एटलीस्ट, क्योंकि IMF के होते हुए हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ग्रेजुअली किया जाएगा। और सैलरीड क्लास स्पेशली जो पुअर कैटेगरी है या लो मिडिल क्लास है, जिससे मेरी मुराद है 3 लाख से नीचे, उसमें रैशनलाइजेशन करते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ सैलरी उसको इन्हेंस करते हैं, और कोई नया टैक्स नहीं लगाते। और अल्लाह करे कि ये जो ईरान का मसला है ये महीने 2 महीने में हल हो जाए, तो अगले साल अगर 3.5 नहीं, 4.25 नहीं, तो मुझे लगता है ये हुकूमत का जो 4 का टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अगर आप कहें कि हमें, मगर ये 4 का मतलब देखें सुहेल भाई, अभी तो 3.7 है, आपसे 0.3% की ग्रोथ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम आ रहे हैं 5% के लिए, हमें फिर टैक्स निज़ाम को वहीं लेके जाना पड़ेगा जो 2023 में हमारा अब काम नहीं चलेगा। पिछले 5 साल से 2%, 4 साल से तो 2%, आज 3.7%, अगले साल जो है 3.8%, 3.9%, 4%। ये जो 20 लाख लोग इस साल निकलेंगे, जॉब इनको कहाँ से मिलेगी? तो कामरान में देखें, मसला ये कि जो पिछले 10-12 साल में ये हमने कोशिश की कि हम अपने रिज़र्व को यूज़ करके 6% कर दें, तो उसका फिर एक जो क्राइसिस आया था उसका जो ज़ख़म है अभी तक भरा नहीं है। तो शायद मैं पिछले साल ये समझ रहा था कि जो अभी साल गुजरा है वो 4 होगा और अगला 4.5 होगा। तो ये ईरान वॉर की वजह से हमने कोई आधा % GDP नुकसान कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये ईरान का मसला महीने 2 महीने में हल हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर हम 4 के करीब 4-4.5 पहुँच जाएंगे। 5-5.5 के लिए हमें एक्सपेंशनरी बजट देना पड़ेगा। एक्सपेंशनरी बजट का मतलब है हमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो रिज़र्व कम होंगे। तो अब ये हुकूमत, मुझे लगता है कि 20-25 बिलियन के हमारे रिज़र्व्स हो जाएं, फिर जाके ये हुकूमत स्टेप ले सकती है। तो अगर हमारे रिज़र्व 20 से नीचे हैं तो मुझे लगता है 4% होगी। अगर 20 बिलियन से ऊपर होते हैं, जो मुझे लगता है 2028 में होंगे, तो वहाँ 5% होगी। और आई एग्री विद यू, जब तक ये हम 5% नहीं करेंगे
और हमारी पॉपुलेशन 2.5% से बढ़ रही है, तो 2.5% हुआ नेट, तो आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि एक साल के बाद हमें शायद देखने को मिले। शफाक भाई, ये कंस्ट्रेंट प्रोजेक्शन है, ये बेहतर हो सकती है क्योंकि आधी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, आधी इकॉनमी टैक्स रेट से बाहर है, आधी इकॉनमी का इतना बड़ा पोटेंशियल है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया कि यही एक तरीका है जिससे कि हम इसको डिफाई कर दें और हम 5% की ग्रोथ पे जाए, जबकि हुकूमत के हाथ में कोई चीज़ आए। तो क्या ये नामुमकिन है कि ये जो हमारे 40 लाख लोग जो सिर्फ टैक्स प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, जो कि प्रॉपर फाइलर है, जो प्रॉपर और उसके एक रीज़नेबल किस्म का वो कोई भी टैक्सेशन में जा रहे हैं, कि ये 40 लाख से 80 लाख हो जाए खाली, क्या ये नामुमकिन है जिसकी आधी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है? कारण भाई कोई नामुमकिनात में से नहीं तो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी विल नहीं है, हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। मैंने आपको कहा ना कि जी 7.5% लोग, क्योंकि देखिए जब आप ये कह रहे हैं हमारी विल नहीं है, तो इसकी उर्दू ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी विल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की विल नहीं है, वरना तो ये 5वां साल है ना इस हुकूमत का, सीधी सी बात है। कारण भाई 5वां साल हो कि 6ठा साल हो, जब तक आप सिस्टम को सिस्टम के तौर पे नहीं लाएंगे, राइट पैग इन द राइट होल वाली बात नहीं करेंगे, ये नहीं चल सकता। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी एक प्रोजेक्शन की है 5% इज़ वेरी मच अचीवेबल। आपका ये जो सुहेल साहब ने अभी कहा कि बहुत अच्छी बात, आप ये नहीं कहिएगा कि IMF प्रोग्राम से निकल जाए, अभी तो निकल ही नहीं सकते ना, तो बस ठीक है, बट आपको इसी में बताए ना, फिलहाल इसी में मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए आपको उसमें आपका अपना डॉलर पड़ा हुआ है बाहर, हमने अपनी रिकमेंडेशन में भी दी है कि $1 लाख तक पहले भी आ रहा था, उस वक्त उसमें हमने 50 लाख करके उस वक्त के हिसाब से इसको आधा कर दिया था। अब आप फिर इसको रिस्टोर करें, मेरे हिसाब से 8 से 10 बिलियन डॉलर आ रहे हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस जो $1 लाख हम कर सकते हैं उसको आप 50% करें। PRI के अंदर आपकी PRI इनिशिएटिव नहीं चल रही है आपकी स्टेट बैंक की, आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि डॉलर हवाला हुंडी से हटा के भेजें। जो 5 रुपये का 4-5 रुपये का डिफरेंस होता है नॉर्मली, उसको अगर आप देखें और अगर आप वो डायरेक्ट इनको इंसेंटिवाइज करें, 4-5 बिलियन डॉलर ला सकते हैं। वो असल में आपकी की है। अगर उस रेसिपी पे आप चले, सुहेल साहब की बात बिल्कुल सही है, आपके पास डॉलर आ गए ना तो फिर आप शेर हैं, फिर IMF क्या या कोई और क्या, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, नए फाइलर भी आ जाएंगे। अब जैसे ये आपने किया दुकानदारों का 25-25 हज़ार दे के हर कोई टैक्स पेयर बन जाएगा, तो यू विल गेन द बेनिफिट, आपको नंबर मिलेंगे बट आपको एवरी टैक्स श्योर के बन जाएगा 30-40 लाख आ जाएंगे। 30-40 लाख ना सही तो 5-6 लाख आ जाएंगे, जो मेरा अपना एक अंदाजा आ जाएंगे, क्योंकि अब इनको इससे ज़्यादा इंसेंटिव कोई नहीं दे सकता कि 25,000 रुपये में आप 5-7% बढ़ जाएंगे। चले अगर बढ़ भी गए, देखें मैं ये नहीं कहता, अगर वो मैकेनिज्म जो मैंने सजेस्ट किया था 3 साल पहले अगर वो कर लेते कि जी डायरेक्टली हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से ले लेते तो पूरे 40 लाख आ जाते हैं 2-3 सालों में। मगर अब देखें तो अफजल भाई, ये जो अब सूरत हाल है जिसमें कि सबसे जो ग्लोइंग और जो चीज़ नज़र आ रही है वो एकदम रेमिटेंसेस का इजाफा, सिग्निफिकेंट रेमिटेंसेस का इजाफा, एक तरफ वो है, और दूसरा ये कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा उस तरह से जैसे वो है, तो ये एक अनदर एंगल। तो ये जो लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है जिससे कि ये अब हम अपने इस सूरत हाल में बेहतरी ला सकते हैं, और इसका जो मज़ीद पोटेंशल है रेमिटेंसेस का, इनफ्लोज का, उसके लिए क्या कोई बड़ी इनोवेशन की ज़रूरत है? कोई बहुत मुश्किल काम है कि हम इसको हार्नेस कर सके, और इसका रियल टर्म में पोटेंशियल कितना है? देखिए कामरान भाई, यही सबसे बड़ा हमें फ़ायदा हो रहा है ईरान की जंग का, कि जो मिडिल ईस्ट की इकॉनमी है वो स्लो डाउन हो रही है, ख़ास तौर से दुबई। सो दुबई से इंडिकेशन मिल रही हैं कि पैसा आ रहा है, कम से कम जाने का तो रफ्तार कम हो गई है। ओवरऑल भी सऊदी अरब से भी काफ़ी बेहतर आ रहा है। तो देखें, एक तो ऑफिशियल रेमिटेंस ज़्यादा आ रही हैं, RDA 50% बढ़ गया है, और जो स्टेट बैंक की बाइंग है मार्केट से वो भी बढ़ गई है। अब देखिए यही हालात थे मोर लेस 9/11 के बाद, ठीक है, कि रिवर्स कैपिटल फ्लाइट शुरू हुआ, 2-3 साल तक जो है GDP नहीं बढ़नी शुरू हुई, फिर अचानक से बढ़नी शुरू हुई। मगर अभी और जो 9/11 के हालात में फ़र्क ये कि उस वक्त कोई पूछ-गुछ ज़्यादा नहीं थी, पैसा लाना इनवर्ड, कोई भी टैक्स नहीं था, कोई नहीं थी। अभी हम FATF का सारा मरहला करते हुए आए हैं, अभी सख्ती बहुत है। तो जिस तरह अशफाक साहब कह रहे थे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म करना चाहिए कि जो गैर कानूनी भी ना हो, और जिससे जो हमारा कैपिटल दुबई चला गया है वो बड़ी आसानी से दोबारा यहाँ आ जाए, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन भी मिले। तो जो अभी 44-45 बिलियन की रेमिटेंस और RDA हो गई हैं,
ठीक है। और अगर हमने इसको फैसिलिटेट किया और 4-5 बिलियन डॉलर बढ़ गया अगले साल, तो जो मैं कह रहा था कि हुकूमत 5% जब भी कर सकती है जब हमारा रिज़र्व 20 से 25 बिलियन डॉलर हो। तो अगर 4-5 बिलियन डॉलर थ्रू RDA और रेमिटेंस अगले साल बढ़ जाता है तो रिज़र्व हमारा 20 से ऊपर हो जाएगा, और जब रिज़र्व 20 से ऊपर हो जाएगा तो अगले साल तो शायद हम IMF की बातें मानना भी छोड़ दें, क्योंकि हमें लग रहा होगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो हम जाके कहेंगे कि 5% से ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को और पॉलिसी मेकर्स को ईरान की ये सबसे बड़ा सहारा है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का, और ये हम देख भी रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मार्केट बेहतर हुई है। आज देखें अखबारात में जहाँ इश्तिहार लोग नहीं देते वहाँ भी 3-3 पेज जो होते हैं नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आई हुई है और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में आई हुई है। तो ये सारी लिक्विडिटी हम कहते हैं कि रिवर्स कैपिटल फ्लाइट है। भाई ये जो अभी लिक्विडिटी आ रही है, जो बाहर से भी आ रही है, यहाँ से रुक रही है, यहाँ से जनरेट हो रही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं सोहेल भाई कि एक हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हमारे अतराफ में माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। एक तो इनफ्लोज की अब बात कर रहे हैं बाहर से आए, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अगर ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर आ जाए तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी, तो ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए कि इसको 5.5% GDP का कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, और ये अगर आते हैं तो आपकी 70 ऑड इंडस्ट्रीज चल सकती हैं, और उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा। ऑल्दो थोड़ा सा उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ये अब इतनी बड़ी इस वक्त एक्सपोजर हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, ये हमारी इकोनॉमी में ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बने ना। जी बने, कम अज कम 60% 70% तो बने। इसमें कामरान पे एक बात आपको करना पड़ेगा। देखें, मैं जैसे उसकी मैं बात करूँ $1,00,000 की, वो $1,00,000 तो उनको एक रास्ता 3-3 करोड़ का तो मिल ही सकता है सबको। बट अगर देखें ये, क्योंकि अगर आप करें और आप वैल्यूएशन बढ़ा के टैक्स कम कर दें, देखिए प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा टैक्स दुनिया में कहीं नहीं होता, आप इसको कम करें, और आई होप कि कल हो जाएंगे कम। मुझे लग रहा है 1.5% पे लेके आ रहे हैं, और ये फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन अब खुदारा ख़त्म करें इसको, और एक तरफ लेके आए, सबको बोले फाइलर बन जाओ, ये डिलेड फाइलर और लेट फाइलर ये क्या होता है। आप एक तरफ लेके आए, आप रेट कम करें, रीट मॉडल में ले आइए। रीट मॉडल एक ऐसा आसान नहीं है ना, हमारी जो जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री है उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त रेगुलेशन है उसके, वो करे ना जो पॉसिबल है। नहीं हो जाएगा वो। देखिए इसमें लॉ में आसानी लाएंगे ना तो बिल्डर भी आएगा। देखिए इनको भी तो एजुकेट होना है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट AOP के अंदर आ जाए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी बड़ी कंपनी ने आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया? नहीं किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप सिस्टमाइज करें। AKD ने किया, AKD के अलावा मैं बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं है कोई ऐसी मिसाल। अकील भाई ने तो कर दिया, और क्योंकि वो पहले से आर्केडियन को एक कंपनी बना के चल रहे हैं, क्यों? बिकॉज मैं इन्वॉल्व रहा हूँ उनके साथ। बट मेरे कहने का मकसद ये है कामरान भाई, आप जब तक इनको सिस्टम में फैसिलिटेट नहीं करेंगे बिल्डर्स को, आप हैरासमेंट कम कर दें, आप टैक्स रेट कम कर दें। अच्छा सोहेल भाई, अभी पोटेंशियल की फिर बात कर रहे हैं, अभी बजट आएगा कल, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल हम माहौल देख रहे हैं कि लिक्विडिटी बहुत है, और ये जो नए IPOs वगैरह आए उसमें हमने बड़ी बॉयंसी, बड़ी वाइब्रेंसी देखी है, और उसके साथ साथ हालांकि वॉर का माहौल है, ये वो मार्केट जो है ख़ासतौर पे जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो इतनी ज़्यादा घबराई नहीं है, परेशानी नहीं है, और अब आने इसका मतलब है बजट से भी उम्मीद है, माहौल भी बेहतर लग रहा है मार्केट को, और ओवरऑल लिक्विडिटी भी है, बाहर से भी आ रहा है, शायद बाहर का हमें शायद जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नज़र आए। तो ये जो इस वक्त मार्केट वगैरह का ओवरऑल रिस्पॉन्स देख रहे हैं, डज इट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ द कमिंग मंथ्स ऑल्सो? देखिए कामरान भाई, सबसे पहले जब पैसा आता है ना तो कहीं ना कहीं पार्क होता है, वो या तो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में होता है। हमने देखा था यही 9/11 के बाद होता, तो साल 2 साल के बाद फिर वो एक्सपेंशन में लग रहा है। तो जब इकोनॉमी में जब पैसा आएगा कहीं ना कहीं तो वो लगेगा। तो ये जो स्टॉक मार्केट, IPOs, म्यूचुअल फंड में जो फिक्स इनकम में पैसा आ रहा है, और ये प्रॉपर्टी मार्केट में, ये रिवर्स कैपिटल फ्लाइट ही है जो दुबई जा रहा था, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ हम बात ही नहीं कर रहे, करेंसी स्टेबल है 3 साल से। तो यहाँ तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और डॉलर, इसके अलावा तो कोई लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे। प्रॉपर्टी हुकूमत ने टैक्स लगा के, अशफाक साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो ट्रांसैक्शन पे टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, इनकम टैक्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए उसकी वजह से, और डॉलर के स्टेबल होने की वजह से पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा फारिग है। आई थिंक ये ग्रेजुअली अगर GDP ग्रोथ 4.5, 5, 5.5 बनती है तो साल 2 साल के बाद हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। आज हमारे पास ओवर कैपेसिटीज़ हैं, जब ओवर कैपेसिटीज़ ख़त्म होंगी फिर वो पैसा शायद सीमेंट, स्टील
और दूसरी जगहों पे लगेगा। अच्छा भाई, जीडीपी ग्रोथ पे या जीडीपी का साइज़ बड़ा करने में एक बड़ा रोल हो सकता है ना कि जितनी हमारी जो ख़ासतौर पे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज़ और ये तमाम चीज़ें जो हैं जो आउट ऑफ बुक है, अगर वो बुक्स में आनी शुरू हो जाएंगी और लोग डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो हमारा साइज़ बढ़ेगा ना। एक यकमुश्त अगर कोई बढ़ने की रास्ता है तो वही एक बड़ा रास्ता है ना कि इस पूरे सेक्टर को एक नया जन्म दे दिया जाए और उसको उसके मसाइल हल कर दिए जाए, टैक्सेशन आसान कर दिया जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आसान कर दी जाए, तो ये तो ओवरऑल जीडीपी को हमारे एक बॉयंसी देगी ना। देखिए, ये पहले भी हम कह चुके हैं, आपके प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि अगर वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, सुहेल साहब रह रहे हैं, जो हमारे साथी रहते हैं, वो अगर बहुत पुराना है और आपके 2023 से भी पहले का है जो रिजीम चेंज हुआ है, उसको आप अलाउ कर दें कि नॉमिनल एंट्री लगा दें और पैसे ना दें टैक्स, तो आपको क्या नुकसान है, मुझे तो समझ नहीं पड़ी। और जिन्होंने जो डिक्लेयर नहीं है और जो ऐसे थे जिनका टैक्स रिजीम से वो नीचे थे, उनको आप अलाउ कर दें कोई नॉमिनल अमाउंट लेके कि यार तुमने ये टैक्स अर्न मनी है उसके तहत आपने लिया है, तो आप उसको अलाउ कर दें, 2%, 3%, 5% लेके अलाउ कर दें। ये कोई एडमिनिस्ट्री नहीं है, ये आप डॉक्यूमेंटेशन की फीस ले रहे हैं आप उनसे। इस किस्म की चीज़ों से आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, रीट में लेके आए, बहुत अच्छा मॉडल बना के दिया था। चलो, ये है गेम चेंजर फॉर साइज ऑफ जीडीपी एंड यू नो के ख़ास तौर पर रेवेन्यू में उसकी कंट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, द इंटायर सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड ये जो कंस्ट्रक्शन। नहीं देखिए, ये हम तो बहुत पीछे रह गए ना, 4-5 साल थे जो लगातार जो टैक्सेस लगाए गए प्रॉपर्टी सेक्टर पे, तो आई थिंक इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। देखिए, इनकम टैक्स तो सब पे होना चाहिए, इनकम टैक्स तो सब पर होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी में मसला ये है कि ट्रांजैक्शन टैक्स ज़्यादा हो गए और जो वैल्यूएशन है उसको हमने फरामोश कर दी। जो वैल्यूएशन जो है आज थोड़ी सी, चूँकि मार्केट बढ़ गई है, लैग हो गए, तो मेरे ख्याल में रेगुलर वैल्यूएशन को अपडेट करके आप नॉर्मल इनकम टैक्स लगाते हैं और ट्रांजैक्शन टैक्स को बिल्कुल कम करना चाहिए और प्रोमोट कंस्ट्रक्शन को करना चाहिए रादर देन प्रोमोट बाइंग फाइल्स और प्लॉट्स। तो जिस तरह कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो चलेंगी। तो आई थिंक ये जो है मैन्युफैक्चरिंग भी और कंस्ट्रक्शन भी, यही इंडस्ट्री जो है जीडीपी को सपोर्ट भी करेगी। और दूसरा, हमें इसको डिजिटाइज़ करना है। आजकल ये इल्ज़ाम है और हकीकत भी है कि कंस्ट्रक्शन में लोग इसलिए जाते हैं कि उनका पैसा छुप जाता है, प्लॉट में भी छुप जाता है, कंस्ट्रक्शन में भी। मेरे ख्याल में पेमेंट्स को डिजिटाइज़ करना और इसको कंपलसरी बनाना ज़रूरी है। जैसा आज टी बिल आप खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, मगर होगा कैसे जब ऑफिशियल प्राइस जो है वो 1/10 है ऑफिशियल, तो डिजिटाइज कैसे हो तो जाएगी? ये कामरान भाई, अगर प्राइस आज डिफेंस में 5 करोड़ की 12 करोड़ की बिक रही है, तो उसको अगर हम 10 करोड़ कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा जो पैसे आएंगे वो डिजिटाइज हो जाएंगे। इसी तरह जो सीमेंट की पेमेंट्स हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस ये कर दिया जाए कि जो सारे लेबर आपके पास काम करेंगे उनका बैंक में अकाउंट खुलेगा और पेमेंट होगी, कोई कैश पे नहीं होगी। इस तरह की बहुत सारी इसका कोई इलाज नहीं है अशफाक भाई कि जो FBR का स्लैब है वो यहाँ पर है और मार्केट प्राइस यहाँ पर है, इसका कोई इलाज नहीं? पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं? इक्वेशन लाए ना, जब यहाँ पर है तो आप मार्केट प्राइस भी यहाँ ले आइए। तो क्यों नहीं है आज तक? वो इसलिए नहीं है कि देखें टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, और जब भी आप जाते हैं रियल एस्टेट में, कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं कामन भाई कि जो FBR की वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट प्राइस भी कम है। तो एक होलिस्टिक एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, जिसके मतलब किसी सूरत में भी या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, बराबर नहीं हो सकता। मतलब वैसे 90% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, जैसे सोहेल ने कहा। देखिए, एक मैंने बिल्डर को चांस दिया था 2014 के हमने बजट में कि हम आपको फिक्स टैक्स कर देते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करें, ये डेवलपमेंट के फिक्स टैक्स है। अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि 16 अरब देंगे। हमें एक जगह से 5 अरब आ रहे थे, वो भी आने बंद हो गए और टोटल साल में 500 मिलियन आई, तो अगले साल हमने बंद करनी पड़ी वो चीज़। तो ये भी हमें ऑनेस्टी भी दिखानी पड़ेगी हमारे पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, तो ये फिर इसमें है सोहेल भाई, ये इतना बड़ा सेक्टर है और ओपन एंड शट केस है, और क्या उसमें रॉकेट साइंस है कि मार्केट और जो एक्चुअल प्राइस है और जो गवर्नमेंट प्राइस है वो सेम हो? मुझे लगता है कल बजट में 3-4 सेक्टर हैं कामरान साहब। जो एक तो कंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये क्या करते हैं, सुबह सेक्टर। IT इंपॉर्टेंट है, उस पर टैक्स छूट ख़त्म हो रही है, हुकूमत क्या करने जा रही है। और तीसरा जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो ऑटो पॉलिसी वो एक्सपायर हो गई है। तो मेरे ख्याल में बजट में कंस्ट्रक्शन, IT और जो ये EV रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और वही इकॉनमी को आगे इम्प्रूव कर सकती हैं। रिवायत के मुताबिक बजट से एक रोज़ पहले पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे यानी कि पाकिस्तान की माशी सेहत की रिपोर्ट जारी की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना
मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जारी किया। ये रिपोर्ट मिलीजुली है जैसे होती है, मगर तशवीश के कई पहलू हैं जो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की माशी सेहत की इस रिपोर्ट कार्ड में सामने आए हैं। मिसाल के तौर पे एक बार फिर पाकिस्तान की मजमूई तरक्की की पैदावार जो रफ्तार है, जो तरक्की की रफ्तार है, वो टारगेट तो 4.2 रखा था, जो वो भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, मगर रही है ये 3.7%, जो एक तशवीश की बात है। एक और बहुत ही तशवीश की बात है कि एक्सपोर्ट्स एक बार फिर जो है उन्होंने डिसअपॉइंट किया है और सिर्फ 27.91 बिलियन डॉलर रही है, जो कि टारगेट था उसका 32.8 बिलियन डॉलर, तकरीबन 4.8 बिलियन डॉलर जो है हमारी कम रही टारगेट से एक्सपोर्ट्स है। पिछले 20 साल से ये तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर के दरमियान फंसी हुई है और ये पाकिस्तान का एक क्राइसिस बन चुका है। FDI यानी बैरूनी सरमायाकारी 31% कम हुई इस साल, और वो भी अब नॉमिनल है। 1.41 बिलियन डॉलर रह गई है। पिछले साल भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 2.1 बिलियन डॉलर थी। FBR जुलाई से मई तक 11.23 ट्रिलियन रुपीस टैक्स जमा कर सका, जो टारगेट से 864 बिलियन फीस कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीश की बात है कि इकॉनमी एक बार फिर कैश पे चल रही है, एक बार फिर पाकिस्तान की इकॉनमी फेल हुई है। डिजिटाइज़ करने में, सब्सटेंशियली डिजिटाइज़ करने में एक साल और गुजर गया है, नाकामी नज़र आई है। एक और तशवीश की बात यह है कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की बढ़ने की वजह ज़ाहिर है कि ईरान जंग है, मगर इस दौरान पाकिस्तानियों के लिए तशवीशनाक बात है और ये अब 11.7% तक पहुँच चुकी है। एक और इंतहाई तशवीश की बात यह है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार की तरक्की में ये साल डिज़ास्ट्रस रहा है और तकरीबन इसकी तरक्की जो है सिर्फ 2.9% रही है। मगर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम बड़ी बड़ी फसलें जो है उसमें इंतहाई मायूस कुन प्रोड्यूस नज़र आई है और बहुत ज़्यादा कमी भी हो गई है। और ये हमने सोचा तो ये था कि 6.7% की इसमें बेहतरी नज़र आएगी, मगर ये रही सिर्फ 0.65% है, मतलब कुछ नहीं आगे बढ़ सका है। हुकूमत ने याद दिलाया है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी है, बेशक है। करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 252 बिलियन डॉलर रह गया, बिल्कुल सही है। फिस्कल डेफिसिट मुल्क की तारीख में पहली बार GDP के 0.7% तक आ गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। रेमिटेंसेज ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट न्यूज़, 4.3 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर मई में ये हमने देखा है, हमें रेमिटेंसेज आए हैं। पूरे साल का अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 41 बिलियन डॉलर, इससे ज़्यादा ये हो जाएंगे। और इसके अलावा RDA में भी हमारे पास इनफ्लोज आए हैं, इस कुल मिला के कोई 45 बिलियन डॉलर के करीब हो गए। रिजर्व्स हमारे 17.2 बिलियन डॉलर हैं, ओके हैं। और ये जबकि फरवरी 23 से अगर मुकाबला करें तो जब तो सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर थे। बहरहाल ये पूरी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि इस पस मंज़र में कल बजट क्या आता है और क्या पाकिस्तान एक बार फिर इसी ग्रोथ ट्रैप के अंदर फंसा रहेगा या कुछ बेहतरी आएगी, कुछ स्टिमुलस आएगा, मईशत आगे बढ़ेगी, कुछ जॉब्स क्रिएट होंगी, कोई एक्सपेंशन होगी, कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी। वो उस वक्त होगी जबकि कल का बजट जो है वो पाकिस्तान में जो टैक्सेशन, जो नॉर्डिक स्टेट्स लेवल का टैक्सेशन है वो कम होते हैं, हालात में बेहतरी आती है। अगर आएगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, वरना फिर एक और साल इसी तरह हमारा रेंगते हुए गुजर जाएगा। या IMF की शायद प्रोग्राम का आखिरी साल है। इन मौजूद पे बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद बहुत ही सीजनड इकोनॉमिस्ट और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अकबर जैदी, हमारे साथ है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBA के, बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर नदीम उल हक हैं, बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, प्लानिंग कमीशन में भी रह चुके हैं। और हमारे साथ जनाब हम्मद अनवर करीम जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल हैं। डॉक्टर अकबर जैदी साहब, ये फरमाइएगा, इकनॉमिक सर्वे कल आज आ गया है, इसको देखते हुए और जो पाकिस्तान की ज़रूरियात है देखते हुए, जो पाकिस्तान के लिए अगला साल एक बहुत अहम है कि कुछ अब मूवमेंट नज़र आए, ग्रोथ नज़र आए, इस इकनॉमिक सर्वे को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुमारो? पहले तो मैं इस पे ज़रा मुझे तो बड़ा शौक मिला है ये देख के, और आपने जो आदाद व शुमार बताए, जो ममालिक पिछले चंद सालों में जिन्होंने तरक्की की है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ रही है। ये आप मलेशिया, तुर्की, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे देख सकते हैं, आपको ये मिसालें मिलेंगी। हमें ये बताया गया कि आज से 2 साल के बाद हमारा टारगेट होगा 60 अरब डॉलर। ये एहसन इकबाल कई दफ़ा इसकी बात कर रहे हो, और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अभी आपने बताया कि 28 अरब डॉलर 28 बिलियन डॉलर्स है। 28 बिलियन डॉलर्स का मतलब है कि हमारी मईशत का 6%, हमारी GDP जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं वो 452
बिलियन डॉलर्स का दिया है, तो 6% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। अगर आप ये देखें, आपने अभी शुरू में कहा था कि हमारे कई सालों से हमारी 25 और 30 के दरमियान रही है, लेकिन हमारी मईशत तो बढ़ती रही है, साइज़ तो बढ़ता रहता है चाहे जैसे भी हालात हों। तो इससे यही जाहिर होता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं एज ए परसेंटेज ऑफ। आप वियतनाम देख लें 28%, आप बांग्लादेश देख लें 18%, आप इंडिया देख लें, सबके जो GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो एक्सपोर्ट्स होती हैं, बाकी चीज़ें अपनी जगह अहम है। तो ये बहुत बड़ी खला है। आप ग्रोथ कहाँ से लेके आएंगे? आप कब तक स्टेबलाइजेशन के नाम पे IMF को बिल्कुल खुश करने के लिए अपने साथ रखेंगे? तो ये मेरे ख्याल है, अगर आप वैसे तो कह सकते हैं ठीक है इस्तेहकाम 3 साल तक रहा है, ठीक है, बुरा नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि सूरत हाल मईशत की या आदाद-ओ-शुमार की बिगड़ी नहीं है ज़्यादा, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब आप और ज़रा दूर से देखते हैं, गहराई से देखते हैं, ये फिगर नज़र आएंगे। अच्छा, अब आप एक जो बात कहते हैं ना टैक्सेशन की, अब पेट्रोल की कीमत जो है वो सारी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन जिस तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ी है वो, और बड़ी अजीब बात है, इसके बावजूद कि हमारी सप्लाई आ रही है, ये नहीं हुआ कि यहाँ पे सप्लाई कम होगी। इसका मतलब हमें तेल मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, जैसे भी आ रहा है, जियोपॉलिटिकल रीज़न से हमारे पास आ रहा है, उसके बावजूद उसकी कीमत बढ़ाई जा रही है। परसों जो है पिछले 7 हफ्तों में तेल की कीमत सबसे कम थी, 7 हफ्तों में गिर गई थी इंटरनेशनल। आज ज़रा बढ़ी है क्योंकि कुछ धमकियाँ वगैरह भी आई हैं। तो आप ये देखें, जब टैक्स पूरा करना होता है, जो आपने बताया हमारा फिस्कल वो 0.2 या 3% होगा फिस्कल डेफिसिट, उसको पूरा करने का तरीका ये है कि आप पेट्रोलियम लेवी लगा लें और अपना जो गवर्नमेंट जो है, और अब 1.4 ट्रिलियन हो गई है, 1.4 ट्रिलियन हो गई। 42% जो पेट्रोल के पैसे जाते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के, FBR के पास भी नहीं जा रहे, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी नहीं होते, वो सिर्फ जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नदीम उल हक साहब। ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है, कल बजट भी आ जाएगा, तो एक आम एक्सक्यूज़ ये है कि IMF प्रोग्राम है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम किसी ग्रोथ की तरफ जा नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये जो नंबर्स आए इस पर तकिया करें, और जब IMF प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे। क्या आप समझते हैं कि जो गुंजाइश, यानी कि क्या IMF रोकती थी कि हमारा ग्रोथ जो है वो 3.7 से ज़्यादा हो? कहा जाता है कि बिल्कुल IMF रोकती है। क्या हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $28 बिलियन से ना होती ज़्यादा, तो क्या ये IMF ने हमें रुकवाया है? या अगर हमारी जो FDI अगर यहाँ नहीं आ रही, तो वो जो टोटल नाम भी नहीं है, कोई $1 बिलियन की FDI है सिर्फ हमारे पास, और हमारे पास अगर टैक्सेशन जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ रहा है, करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो 12 ट्रिलियन की हो गई, इस सब का जिम्मेदार IMF है। मेरा ख्याल है ये जो स्टोरी है ना, इसको रद्द कर देना चाहिए। आपको पता है मैं 30 साल IMF पर रहा हूँ, और मैंने बड़े मुल्कों में देखा है फाइनेंस मिनिस्टर्स खड़े भी होते हैं, बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं। मैं आपको बता दूं, चेकोस्लोवाकिया का फाइनेंस मिनिस्टर वास्लाव क्लाउस, उसने अपनी मर्जी की, हमारी बात नहीं मानी। महातिर ने अपनी मर्जी की। बहुत लोग अपनी मर्जी करते हैं, चीन हमसे बात ही नहीं करता। पॉइंट बड़ा सिंपल है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो नेगोशिएट करता है। नेगोशिएट का मतलब क्या, बैठ के अपना प्रोग्राम देते हैं। अगर आप प्रोग्राम ही देते हैं तो फिर वो क्या करें? IMF वाले भी तंग हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं कि भाई आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप तो सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं मुफ्त में, तो क्या करें? अब आपने जो थोड़ी बहुत बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, पर मुझे बताइए कामरान साहब, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? हमारी इन्वेस्टमेंट इस वक्त 12 या 13% ऑफ GDP है। अगर आप PSDP निकाल दें तो बहुत से बहुत हमारी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो 8-9% GDP है। अभी ये एप्टमा के आपके साथ है साहब, इनसे पूछ लें कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सी नई कंपनी आ रही है, कौन से नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कौन से नए कारखाने लग रहे हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट आएगी जब ये सूरत हाल है? दो चीज़ें, एक तो आपका टैक्स का निज़ाम, इसको टैक्स का निज़ाम कहना गलत बात है, ये टैक्स का निज़ाम नहीं है, और आपने इसको तशबीह दी थी पता नहीं किस चीज़ से, बट ये किंग जॉन का टैक्स का निज़ाम है, शेरिफ ऑफ नॉटिंघम का टैक्स निज़ाम है। सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। टैक्स का निज़ाम वो होता है दुनिया में जो स्टेबल रहे, जो चेंज कभी ना हो, क्योंकि लोगों ने प्लान करनी होती है ज़िंदगी। अगर टैक्स का निज़ाम रोज़ चेंज हो, कभी लेवी आ रही है, कभी विदहोल्डिंग आ रहा है, कभी एडवांस्ड आ रहा है, कभी वो टर्नओवर आ रहा है, तो फिर ये निज़ाम नहीं होता। ये एक शेरिफ ऑफ नॉटिंघम का निज़ाम है। दूसरी जो बात बहुत ज़रूरी है, एक और टैक्स है जिसकी आप लोग टीवी पे बात ही नहीं करते, जिसकी हम लोग बहुत बात करते हैं और बहुत ज़रूरी है, वो है रेगुलेशन। आज अशरफ साहब ने उस पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है, हमने उस पर 3 किताबें लिखी हुई हैं कि जी ये रेगुलेशन जो है, जो कि NOC का निज़ाम है, एफिडेविट का निज़ाम है। आप भी देखें, कामरान खान भी आपको बता देंगे, हमारे एप्टमा वाले साहब, कि एक काम कराना है हुकूमत से तो इतनी इतनी मोटी फाइल लेके लोग फिरते हैं।
कागज का यहाँ एक ज़या, मतलब कागज इकट्ठे कर करके स्टैंप करा करा के वो स्टैंप पेपर लगा लगा के ये निज़ाम इंडिया ने 91 में ख़त्म कर दिया था। मनमोहन सिंह ने खड़े होकर IMF को कह दिया था भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तो ये कहना कि IMF करवाता है, IMF तभी करवाता है अगर आप अपना कोई प्लान नहीं पेश करते। लेंडर तो चाहता है कि आप अपना प्लान पेश करें। हमने अपना प्लान क्या पेश करना है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, जिसमें पाकिस्तान में एक नजर आए एक इन्वेस्टमेंट की भरमार। अगर वो नहीं है तो बाकी सारे जो आपने नंबर्स बताए वो यूजलेस है। जब इन्वेस्टमेंट 30% होगी, उस तरह में बताएं बांग्लादेश की 30 है, इंडिया की 30 है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों 8% है? ये असली सवाल है। डॉक्टर साहब, इसका कोई इतना मुश्किल जवाब तो नहीं है। जिस लेवल के हम टैक्सेस लगाते हैं, अगर आपको 55% अपनी कमाई का देना है, अगर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वही है जो नॉर्वे में या स्वीडन में है, तो वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? तो इन्वेस्टमेंट तो उस वक्त आएगी जहाँ पैसे बनेंगे। इसमें दूसरी चीज डाल दें प्लीज। सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, दो बातें और हैं। एक तो टैक्स और एक मनमानी करना कि सुबह शाम कितने मिनी बजट आते हैं हमारे यहाँ। दुनिया में कभी मिनी बजट सुने? दुनिया में अच्छे मुल्कों में बजट भी नहीं पता चलता कब आता है। मिनी बजट यहाँ रोज आते हैं। नंबर 2, रेगुलेशन, कि आपने मुसीबत डाली हुई है, आप कुछ बेचे कुछ खरीदें, मुसीबत पड़ जाती है। इकोनॉमी बेचना खरीदना, यहाँ इस मुल्क में बेचना खरीदना एक जुल्म है, एक क्राइम है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब जो ये सूरत हाल है, आइंदा साल आपको क्या आउटलुक लग रहा है? क्योंकि इस लेवल की जो हम ग्रोथ है, जो कि पिछले 4 साल से 2% और अब कोई 3.5%, उस पर भी लोग जो है उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो अब अगर ये रहेगी तो जिस पाकिस्तान का 25 करोड़ के लोग और 25 करोड़ की आबादी, इसमें से 18-20 लाख नौजवान हर साल निकल रहे हैं, पास होकर निकल रहे हैं, तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हो जाएगी, एक बहुत बड़ा किसी को इसकी डॉक्टर अकबर जैदी से प्लीज। आपने जो 55 पहले टैक्स की बात की, 55% टैक्स है, अगर लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर उसका कुछ मिल रहा होता। लेकिन सबसे बुनियादी वहाँ पे स्कैंडिनेविया में क्यों देते हैं? कहते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सड़कें, पानी, निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है। लोग हर दफ़ा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क नंबर 1 ही आते हैं हर ह्यूमन डेवलपमेंट में, हैप्पीनेस इंडेक्स में। उसकी वजह है कि लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं अगर उनको पता चले सही तरह से लिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये 3.7% बिल्कुल गलत है। कि जो ग्रोथ का जो इस साल कह रहे हैं, ये रिवाइज करेंगे 3.2 के करीब हो जाएगी अगर इफ़ दे आर लकी। दूसरा ये कि पहले अगले साल का उन्होंने अभी टारगेट जो दिया वो 4% दिया है, ठीक है। इस साल 4.2 था, उसको और कम कर 4 कर दिया, तो अगले साल भी 2.5, पौने 3 के करीब होगी। अब असल बात जो ये है, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 15 साल के बाद 40 करोड़ हो जाएगी, 390 मिलियन, तकरीबन 40 करोड़, रकबा वही रहेगा। और ये कहाँ से मुल्क चलेगा अगर ये इसी तरह से 2%, 3% ग्रोथ पे चलते रहे तो? अच्छा, और मज़े की बात ये, अभी जो इन्होंने अपनी वो इकोनॉमिक सर्वे का वो दिया, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3 से बढ़ के 7.1 होगी हुकूमत के, और सबको पता है ये अंडर रिपोर्टेड है। तो जब गुर्बत की सतह में 28%, पाकिस्तान की आबादी 28% की सतह से नीचे है, बेसिक चीज़ें, ये नहीं कि वो एसी में बैठ सकते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं, खाना पीना और थोड़ा सा शेल्टर। अब ये हमारी आबादी बढ़ रही है, ठीक है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, मईशत नहीं बढ़ रही। इसका मतलब यही है कि यही लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको नौकरी चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनती जा रही हैं लेकिन तालीम वहाँ नहीं हो रही। तो ये जो मसाइल हैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो कह रहे हैं IMF को खुश करना है, उनके टारगेट्स मीट करने हैं, पेट्रोल लेवी लगा दो ताकि हमारे टारगेट पूरा हो जाए, लेकिन कोई सोशल डेवलपमेंट जी। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, ये बहरहाल इसके बावजूद देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इफ़ यू लाइक टू कैरेक्टराइज इट, कि ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, कुछ फिस्कल डेफिसिट में कमी आई है और काफ़ी बेहतर है। रेमिटेंसेस जो हैं वो चले, एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन एक बहुत ही इम्प्रेसिव लेवल पे दाखिल हो गए, और रिजर्व्स वगैरह ठीक है हर लिहाज से। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? मेरा ख्याल ये लाइट ऑफ द एंड एट द एंड ऑफ द टनल कोई नहीं है। रिजर्व जो आपके हैं, अभी भी IMF की रिपोर्ट देख लें तो एक फिगर होता है नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, जब आप बोरोइंग निकाल दें, वो भी IMF की रिपोर्ट में नेगेटिव है। हम बोरोइंग को, जो सऊदी अरेबिया के पैसे दिए हुए हैं, जो चीन ने पैसे दिए, उनको हम रिजर्व में डाल रहे हैं, वो हमें वापस भी तो करने हैं, तो हम वो भी तो देखें ना। ओन रिजर्व जो हम कहते हैं वो हमारे बहुत कम है। नंबर 2, करंट अकाउंट मैं पॉजिटिव चाहता हूँ हो ही ना।
हमारे जैसे मुल्क का तो करंट अकाउंट नेगेटिव होना चाहिए। करंट अकाउंट तभी पॉजिटिव होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट गिरी हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लस करंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग करंट अकाउंट बन जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट आपकी गिर रही है तो बाय डेफिनेशन करंट अकाउंट नीचे होगा। तो खुदारा हमें इस रिलेशनशिप को देखना है। दूसरी चीज ये एक्सचेंज रेट हमने रोकी हुई है, जान के रोकी हुई है, ये क्या कहते हैं, इस्तेमाल करके लीवर्स ऑफ कंट्रोल। तो हमने एक्सचेंज रेट पे फिस्कल रोकी हुई है। डेफिसिट तो कम हुआ है ना डॉक्टर साहब, ये तो 0.7 नहीं हुआ था कभी। कुछ तो मान लें। चलें जी, फिस्कल डेफिसिट इट डजंट मैटर। देखें कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट डजंट मैटर। आप देख लें, एक और चीज देख लें, स्टेट बैंक ने कितने पैसे हुकूमत मार्केट में डाले, क्यों डाले? हुकूमत के लिए डाले है ना, इंटरेस्ट रेट को लोअर रखने के लिए डाले है ना। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी चीज नहीं होती जो कि बिल्कुल सॉलिड हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। हमें इंटरकनेक्टेडनेस को देखना है और हमें देखना है कि ग्रोथ क्या होगी। ग्रोथ तो अगले साल फंड ने प्रोजेक्ट किया, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, फंड ने प्रोजेक्ट किया 3.5% अगले साल की, उससे अगले साल भी 3.5% है। तो हमारी ग्रोथ रेट तो कोई बढ़ नहीं रही, और मुझे तो नहीं लगता हम फंड प्रोग्राम से निकलेंगे। फंड प्रोग्राम से कब निकलेंगे? मेरा तो ख्याल नहीं निकल सकते अगले 10 साल। फैसला तो हो गया डॉक्टर साहब के निकलेंगे। वो फैसला बड़ी दफा हो चुका है जी, मैं पिछले 50 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर तजवीर ने भी कहा था कि निकल जाएंगे जी। डॉक्टर अकबर ज़ैद साहब, ये फरमाइएगा कि अब आने वाले दिनों में जो अब मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये बेहतर हो गई हैं सारी चीज़ें, तो ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है ये 0.7% रह गया है, इसमें क्या आपको लगता है कि ये इज़न्ट इट गुड न्यूज़, बेहतर नहीं है? अगर आप ये फैसला करें कि आपने कोई सड़क नहीं बनानी, आपने कोई अस्पताल नहीं खोलना, आपने कोई स्कूल नहीं बनाना, आपने कोई पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर देना, आपका सरप्लस में आ जाएगा। वो कितना मुश्किल है दिखाना। टैक्स आपका वैसे ही आप बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम लेवी है या जो पूरा टैक्स का निज़ाम है उस पर अभी और लोग भी बात कर रहे थे इससे पहले। वो जो है टैक्स तो सबसे लिया जा रहा है, आपने खुद बात की 55% लिया जा रहा है, और सुपर टैक्स है और इनकम टैक्स है, प्रॉफिट, हर चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा है, और आम आदमी से भी लिया जा रहा है। तो आपने अगर फिस्कल डेफिसिट पॉजिटिव करना है, आप ऐसे कर दें कि हम कोई सड़क नहीं बनाएंगे, हम कुछ स्कूल नहीं बनाएंगे, एक दिन में पॉजिटिव हो जाएगा सारे पैसे। हुआ कल यही हुआ है, जो NEC की मीटिंग हुई थी, उन्होंने यही कहा कि हमें तो हमारे पैसे कम हो रहे हैं, अब आप ऐसा करें 3 सूबे आप ऐसा फैसला करें कि हमें कुछ पैसे दे दें ताकि हमारा काम चल रहा है। अगर इस तरह चला ना, फिस्कल डेफिसिट पॉजिटिव कर लेते हैं, तो उससे होगा क्या? फिस्कल डेफिसिट उस वक्त यानी नेगेटिव होता है अगर आप खर्च कर रहे होते हैं, जैसे नदीम बात कर रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, आप इन्वेस्ट करते हैं, आप हाई क्वालिटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, आप टेक्नोलॉजी में करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे करते हैं, हुकूमत मदद करती है, सड़कें बनाती है, लोग प्राइवेटली नहीं बनाते, सड़कें बनाते हैं लोग, इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं। हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर $1 अरब हो गया है, हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो शायद 13.5 या 14% है, तो ये कौन करेगा? सवाल ये है कि आगे किस तरह बढ़ेंगे। हम तो बिल्कुल एक खाई में गिरते जा रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत कह रही बहुत अच्छे हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ नंबर बेहतर हैं पिछले 4 साल के मुकाबले में, लेकिन आप निकलेंगे, यू डिगिंग अ होल, हाउ विल यू गेट आउट ऑफ दिस? दिस इज़ द प्रॉब्लम। दैट्स राइट। फवाद अनवर करीम साहब, एक जो आज नंबर्स सामने आए हैं, एक बार फिर पाकिस्तानियों के लिए और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी में इंटरेस्टेड लोग हैं, एक बहुत ही तशवीश का पहलू है कि अगेन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक तरह से फ्रोज़न है, और 27.9% माफ़ कीजिएगा बिलियन डॉलर की इस साल की एक्सपोर्ट्स है। 28 बिलियन डॉलर, जो कि शायद आज से 5 साल भी पहले ये था, 7 साल भी पहले ये था, यानी कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल मुंजमद नज़र आ रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। ये बात आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से भी पूछी गई। मैं आपको उनकी बात सुना देता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू कि आप अपना हमें इसमें वर्जन दें प्लीज़। जो हम बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स का क्या हुआ और कैसे हुआ, पीपल हैव टू रिव्यू एंड द इंडस्ट्री हैव टू रिव्यू देयर बिजनेस मॉडल्स एंड देयर प्रोडक्टिविटी डिस्कशन। ये हम 40-50 साल वाली जो डिस्कशन है उसमें हम नहीं जा सकते हैं। अब ये AI लेड प्रोडक्टिविटी मॉडल्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और भाई बात तो 100% दुरुस्त है ना? अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। देखें, AI का वर्ड इस्तेमाल करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ जाती। पहले आपको एक एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से 5.6% कम हुआ है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो मोर और लेस नहीं करे। उसके रीजंस क्या हैं? आई मीन ये रीजंस बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, अभी अकबर साहब ने, नदीम साहब ने भी यही बात कही है।
जब तक हम एनवायरनमेंट नहीं देंगे, जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रीजन सही नहीं होंगे, जब तक आप बिजली ठीक नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा जो इशू आजकल जो हुआ है, जो पिछले 3 साल से हुआ है, वो टैक्सेशन है। अगर वो टैक्सेशन ठीक नहीं होगा एंड इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे अगर सारे टैक्सेस को जमा किया जाए तो 61 to 62% टैक्सेस जमा करवा देती है अपने प्रॉफिट का इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो कौन और क्यों इस मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा? जो इस मुल्क में इन्वेस्टेड हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाया जाए और किस तरह से निकला जाए। आप बात करें नई इन्वेस्टमेंट की, आपने 3.7% की ग्रोथ दिखाई है, और सारी जितनी भी ग्रोथ आई है आपकी जो आई है वो आपकी बोरो करके आई है। आपने लोकल बैंक से बोरो किया हुआ है, आपने अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इंट्रीग्ड इन दिस विशियस सर्कल। तो अब जब तक आप कोई पॉलिसी सही नहीं देंगे, और अभी भी जो ये बजट की जो प्री टैक्स नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि टैक्स का जो इन्होंने फिगर दिया हुआ है, जो टारगेट दिया हुआ है, वो 15 ट्रिलियन प्लस दिया हुआ है एट अ 4% ग्रोथ। पहली बात तो ये कि 4% ग्रोथ लाने की रीजनिंग क्या है? 4% ग्रोथ कहाँ से आएगी? अगर आप एनवायरमेंट नहीं दे रहे हैं तो आपकी 4% ग्रोथ आने की वही नहीं है। अगर 3% या 3.2% जो इस साल आई है वही भी आपने अचीव कर ली तो दैट विल बी अचीवमेंट। सो आई थिंक पहले तो आपको पॉलिसीज देखने की जरूरत है, कंटिन्यूस पॉलिसीज देखने की जरूरत है, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का आप नारा जरूर लगाते हैं, लेकिन आपकी जो जितनी भी ग्रोथ है वो अभी डेट लेड ग्रोथ है, और अगर आपने उस पर ही रहना है तो आप और फंसते हुए जाएंगे। और ये जो बम बनता हुआ जा रहा है, दिस वुड बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। आपकी 25-26 करोड़ अवाम है, आप क्या करेंगे? आप कहाँ जॉब्स ले जाएंगे? आप उनको क्या जॉब्स देंगे? आपके पास अब डेट सर्विसिंग आप 9 ट्रिलियन की कर रहे हैं, आप 15 ट्रिलियन का टैक्स जमा कर रहे हैं। थोड़े दिनों में तो आपका पूरा टैक्स सिर्फ डेट सर्विसिंग में जा रहा होगा, क्योंकि आप डेट बढ़ाए जा रहे हैं। जब तक आपने एक्सपोर्ट को एनवायरमेंट नहीं दिया और एक्सपोर्ट की कॉस्ट ठीक नहीं की है, ये बात नहीं होगी। एआई जो भी है, आई मीन एवरीबडी हैज टू बी कंपेटिटिव इन द बिजनेस, लेकिन अगर मेरे पास कोई आएगा ही नहीं ऑर्डर लेके, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी दुनिया से ज्यादा है बिकॉज ऑफ माई ओन इश्यूज, बिजली मेरा इश्यू है, टैक्सेशन हम बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आपका टैक्स बेस इतना कम है, आप इंडस्ट्री पे डाले जा रहे हैं, तो क्यों वो मुझसे खरीदेगा? द होल वर्ल्ड इज अ सेलर, व्हाई वुड दे कम एंड बाय फ्रॉम अस? सो ये एआई की बात करना, आई मीन ये नाजायज है। इस पॉइंट आप देख लें कि एनवायरनमेंट आप दें, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, आपने तो क्या अभी एक बहुत लंबी आपकी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पर आप लोगों की सबकी, और अब गवर्नमेंट भी कहती है और इसमें पूरी दुनिया कहेगी कि अगर पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को हमारी जैसी उसको आगे बढ़ना है तो हमारी एक्सपोर्ट्स ही जो हैं वो एक ठीक है, रेमिटेंसेस जो हैं वो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमें एक बहुत अच्छा उसमें ब्रेक मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको लग रहा है? अभी बजट आ रहा है और अगर यही टैक्सेशन, यही तमाम सूरत हाल रही तो इसका मतलब ये है कि आज ये 28 है, हो सकता है पिछले साल 20, खुदा न खास्ता आइंदा साल 26, 25 ना रह जाए। ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी क्या आपको डाउन द रोड क्या लग रहा है, बजट एंड पोस्ट बजट? सर, अगर पॉलिसी में अगर कोई चेंज नहीं आया, टैक्सेशन की पॉलिसी में, बिजली की पॉलिसी में, और बाकी जो हमने रिक्वेस्ट दी है, काफी चीजें हैं, एंड दैट इज टू अकोमोडेट एक्सपोर्ट्स। ये नहीं है कि इंडस्ट्री कह रही है कि हमें वो मान दिया जाए, हम तो कह रहे हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड देना शुरू कर दें आप, और कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी तो आई मीन इट इज आई मीन ये जो आप बात कर रहे हैं, हम 25-26 बिलियन पे जाके खड़े हो जाएंगे, जो नजर आ रहा है अभी, क्योंकि लॉट ऑफ फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन एंड मोर फैक्ट्रीज मुझे लग रहा है कि बंद होने की तरफ जाएंगी, क्योंकि फीसिबल नहीं है बिजनेस करना। तो गवर्नमेंट हैज टू हैव एन एक्सपोर्ट इमरजेंसी इफ दे रियली वांट टू डू समथिंग। प्रॉब्लम यह है कामरान भाई कि गवर्नमेंट या जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका कोई इंसेंटिव नहीं है लॉन्ग टर्म पॉलिसी देने का। वो देख रहे हैं कि भाई हमारा टारगेट जो है वो 1 साल का है और 1 साल में हमें इतने पैसे जमा करने हैं। इंडस्ट्री अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे या ना करे तो इट डजंट मैटर टू दैम। आई मीन 4 साल के बाद या 3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अगर आपने कंट्री का ही नहीं सोचना और अपने सिर्फ ये सोचना है कि हमारा सर्वाइवल कैसे होना है, तो ऑफ कोर्स यही पॉलिसीज रहेंगी। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे नहीं आएंगे, जो आप नहीं आए पिछले 10 या 15 साल से, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता हुआ ही जाएगा। इट इज राइट टाइम इसलिए कह रहा हूँ, देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज फार एज द एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न्ड। America wants to get out of China. They've started placing orders everywhere else. वो हमसे इंक्वायरी जरूर लेते हैं, लेकिन हमारी प्राइसिंग इस काबिल नहीं होती कि हम कम्पीट कर सकें। इंडिया इज ग्रोइंग सब्सटेंशियली। इंडिया के ऊपर टैरिफ ज्यादा था, उस दौरान भी इन्होंने ग्रो किया और अब तो टैरिफ भी कम हो गया। तो इंडिया इज ग्रोइंग एंड टेकिंग अवे द मार्केट शेयर। अगर हमने अभी ना किया तो हम 10 साल के लिए मार्केट से बाहर हो जाएंगे, एंड गवर्नमेंट नोज दिस। ऐसी कोई बात मैं आपको नहीं बता रहा जिनको नहीं पता।
जी डॉक्टर नदीम साहब, ये फरमाइएगा कि बिल्कुल मैं डिफरेंट एंगल से पूछना चाह रहा हूँ, एड्रेस करना चाह रहा हूँ अपने इश्यूज़। इकॉनमी की बात कर रहे हैं, हमारी एक बीमार इकॉनमी की बात कर रहे हैं, हमारे इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। आज हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, एक बहरहाल पाकिस्तान के लिए एडेड बेहतरी सूरत हाल नज़र आ रही है कि हमारी डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेचर है वो माशाल्लाह दुनिया में बेहतर हुआ है। हमारा बहुत बेहतरी हमें नज़र आई है हमारी अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेचर के अंदर, यूएस के साथ, मिडल ईस्टर्न पावर्स के साथ, सऊदी अरब के साथ, हमारे डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह, तमाम चीज़ें हर लिहाज से बेहतर है। क्या यू हैव ट्रेमेंडस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, क्या ये लेवरेज होता है कि अगर आप ग्लोबली अगर आपका स्ट्रेचर बेहतर है या कुछ है, हमारे जैसा मुल्क को उसका कोई फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं जी कामरान साहब, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, पहली बार ही नहीं हुआ, ये हमारे साथ 1979 में भी हुआ था, 2001 में जब 9/11 हुआ था उसके बाद भी हम बड़े हाई पे थे, हमें रीस्केड्यूलिंग भी मिली। मेरे इकोनॉमिस्ट भाइयों ने बड़ा शोर मचाया कि फिस्कल स्पेस आ गई, हमें 10 साल नहीं लगे, हमने फिस्कल स्पेस ज़ाया कर दी। देखिए, दुनिया में जो इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस हैं उनमें अब बहुत इंफॉर्मेशन है। हमारे से ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास है। आप किसी भी गोल्डमैन सैक्स कहीं भी चले जाएं, उनकी वेबसाइट पे पाकिस्तान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे से बेहतर एनालिसिस उनके पास है। वो आएंगे जब उनको पता लगेगा यहाँ रिटर्न है। यहाँ फवाद अनवर साहब ठीक कह रहे हैं, इनको रिटर्न नहीं मिल रहा, ये बेचारे रोते फिर रहे हैं, तो बाहर का क्यों आएगा? पहले घर में कुछ शोर मचता है तो फिर बाहर वाले आते हैं। अगर घर में पार्टी नहीं हो रही, घर में अगर सो रहे हैं लोग, तो बाहर से कोई क्यों आएगा? तो आई एम सॉरी, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हमें घर में पार्टी करनी है। यहाँ पार्टी कब होएगी, कैसे होएगी, वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपको हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। बिजली के निजाम में हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बिजली की मिनिस्ट्री बंद करें। पेट्रोलियम में हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है, पेट्रोलियम को बंद करें। एजुकेशन में हुकूमत की कोई जरूरत नहीं है, बंद करें। प्लानिंग कमीशन को बंद करें। अब ये मिनिस्ट्रियां बंद करने का वक्त आ गया। मार्केट का जमाना है, मार्केट चलाएं। मार्केट आप चला नहीं देते। रियल एस्टेट की मार्केट का खुद बेड़ा गर्क किया हुकूमत ने। देयर इज नो रियल एस्टेट मार्केट इन दिस कंट्री। आपको मैं बार बार सुनता हूँ, आप कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। कौन सी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है यहाँ कामरान साहब? मैं तो अपना ID कार्ड दे के तंग आ गया हूँ। गाड़ी खरीदता हूँ, ID कार्ड देता हूँ, विद होल्डिंग टैक्स देता हूँ। जमीन खरीदता हूँ, विद होल्डिंग टैक्स देता हूँ। बेचता हूँ, विद होल्डिंग टैक्स देता हूँ। हर जगह ID कार्ड में देता हूँ। फ्रिज खरीदने के ID कार्ड ले लिया उन्होंने। तो हर जगह हम डॉक्यूमेंटेड फुली हैं। अब जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो हुकूमत है। जिस दिन मैं लेने गया यहाँ फॉरेन ऑफिस में अपनी अटेस्टेशन, मुझे एक टाउट को 25,000 देने पड़े। जब मैं पुलिस सर्टिफिकेट लेने गया, मुझे एक टाउट को 5,000 देने पड़े। जब मैं गाड़ी रजिस्टर करने गया, मुझे 1,000 रुपया गाड़ी रजिस्टर करने के लिए देना पड़ा। ये जो रेगुलेटरी स्टेट है, ये जो स्टेट है जो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है, जो किसी को काम नहीं कर देता, हर जगह पत्ते लेता है, उस स्टेट को रिफॉर्म होने की जरूरत है। ये मनमोहन सिंह ने कर दिया था, हम कब करेंगे? डॉक्टर अकबर साहब, लार्ज गवर्नमेंट, टू बिग अ गवर्नमेंट, हर चीज़ गवर्नमेंट कर रही है। इज दिस अ प्रॉब्लम? बहुत बड़ी बात की डॉक्टर नदीम साहब। बिल्कुल है। 74 पता नहीं मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स और क्या हैं। और अभी उसने फहाद ने एक आर्टिकल लिखा था, आपने सबने पढ़ा होगा। वो कहते हैं कि ये बता दें ये करते क्या हैं। और वाकई ऐसा ही सवाल आता है कि IT की मिनिस्टर क्या कर रही हैं। फलां के देखिए, एहसन इकबाल साहब को पता नहीं कितने साल हो गए, और अगर वो ये फिगर दिखा रहे हैं, उड़ान उनका अब नहीं उड़ पा रहा, ये फिगर दिखा रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, तो ये लोग कर क्या रहे? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। नहीं, मगर उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि 3 साल में ये जो आज 28 मुश्किल से हुई, ये $60 बिलियन हो जाएगी। जी, ये 2 साल में, मुझे नहीं समझ, 2 साल में 2028। अच्छा, ये जियोपॉलिटिक्स की जो है ना, एक गलत फहमी है जियोपॉलिटिक्स की। जो एक जियोपॉलिटिक्स का डिविडेंड होता है, जैसे फवाद ने भी अभी बताया कि इंडिया पे टैरिफ्स जो लगे अमेरिका ने लगाए वो हमसे कम है, और इंडिया और अमेरिका की बज़ाहिर कोई बातचीत नहीं हो रही। ठीक है, उनका बुरा हाल है। हमारे बज़ाहिर बहुत अच्छे, हमारे भी टैरिफ्स ज़्यादा क्यों हैं? सीधी बात है, इस वक्त इकोनॉमिक्स बोलती है। ये मोहम्मद बिन सलमान जो है, कितनी दफ़ा हम वो आए हैं इधर, ये $20 अरब के MOUs हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बातें होती हैं, ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बहुत अच्छा हमारा रोल रहा है इसमें, जो इस रीजन में। लेकिन उसका डिविडेंड जो हम चाह रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से आता है। वो कहते हैं ठीक है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम अब सड़कें कहाँ हैं, अब बिजली का निज़ाम कैसा है, आपके पास IT कैसी है, इंटरनेट कैसा है, कहते हैं ये बेहतर होगा तो हम आएंगे। तो दोस्ती अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, ये वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस। तो मुझे लगता है कि ये हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं रही, और इट्स मोर कंसर्न कि भाई हमने अपना कैसे अपने आप को
किस तरह डिफेंड करना है, किस तरह प्रोटेक्ट करना है और काम किस तरह चलाना है। इनका मोटो ये है, काम चलाओ, बस यही कर रहे हैं। ये बहुत फवाद भाई बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी बिल्कुल दिलचस्प बात की थी डॉक्टर नवीद उल हक ने कि पहले पाकिस्तान में पार्टी होगी ना, फिर बाहर वाला आएगा उस पार्टी में शामिल होगा, और इसीलिए ये वजह है कि $1 बिलियन सो कॉल्ड FDI है पाकिस्तान की, पूरे साल की $1 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है ओवरऑल। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो माइनस के अंदर है। यहाँ पे कोई और लोकल ग्रोथ भी हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। गो के लिक्विडिटी है, बेपनाह लिक्विडिटी नज़र आ रही है। अभी हम कोई रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह के अंदर है तो लिक्विडिटी तो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमरान साहब। देखें, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना वो रिटर्न को फॉलो करती है। अगर किसी बिजनेस में रिटर्न नहीं होगा और आप टैक्सेशन अगर यही रख के चलेंगे या आपका बिजली का निजाम यही रहेगा या बाकी आपके इश्यूज रहेंगे जिससे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर कोई बाहर का आता है तो पहले तो वो उसको ये नहीं पता होता कि करना क्या है, जाना कहाँ है, परमिशंस किससे लेनी है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर। अगर आप ये एनवायरनमेंट वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो पैसा होगा और पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। दुबई का जो अभी इशू है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज, लॉट ऑफ मनी हैज कम इन, या पैसा बाहर नहीं जा रहा, वो सारा रियल एस्टेट में पार्क हो रहा है। दैट इज अनप्रोडक्टिव मनी। कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में नहीं जा पा रहा है। तो अब आप जमीनों के दाम देख लें, कराची में देख लें, लाहौर में देख लें, अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द लास्ट 3 to 4 months जस्ट बिकॉज पीपल हैव नोवेयर एल्स टू पार्क एंड दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, क्योंकि उनका उस पर रिटर्न नहीं आ रहा है। अब रिटर्न किसी भी इंडस्ट्री का आप देख लें, अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें। आपने IPPs में जब रिटर्न देना शुरू किया, दुनिया की हर कंपनी आके इन्वेस्ट करने के लिए, सही था गलत था, इट्स नॉट द क्वेश्चन राइट नाउ। मैं ये सिर्फ बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर रिटर्न होगा तो वो होगा। आप टेलीकॉम में देख लें, एवरीबडी केम इन, क्यों आए थे वो? इसीलिए कि रिटर्न आपने दिए हुए थे। अगर रिटर्न नहीं होगा तो वो क्यों आएगा? फिर दूसरा, अगर रिटर्न आ भी जाता है, आप अभी MNCs का अपना हाल देख लें, ऑल MNCs have left बिकॉज अगर वो रिटर्न कर भी लेते हैं तो वो पैसा ले जाने का उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। आपने इतने इश्यूज डाले हुए हैं कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है। वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस, अपॉर्चुनिटीज दुनिया में हर जगह पर है। अगर आपने एक्सपोर्ट भी करना है तो अमेरिकन जो है वो दुनिया में कहीं से भी खरीद सकता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो दुनिया में कहीं भी हो सकती है, बहुत कंट्रीज हैं। पाकिस्तान स्टिल इज अ डेस्टिनेशन, इट कैन बी डेस्टिनेशन, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो इस्लामाबाद ने ठीक करनी है वो कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जब तक वो ठीक नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट का आने का चांस नहीं। कोई अकाउंटेबिलिटी डॉक्टर साहब, कोई वजह, कोई सूरत हाल, मतलब एम्बैरेसिंग, मोस्ट एम्बैरेसिंग सूरत हाल है। 25 करोड़ का मुल्क है, 40 लाख भी बमुश्किल तमाम वायबल टैक्स पेयर्स हैं जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। आई नो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, और उस पूरी सूरत हाल के अंदर हम अब ढूंढते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू, हमारे पास रूम हो कि हम स्टिमुलस दे सकें, हमें इकॉनमी को स्टिमुलेट कर सकें, हम जो एक वाइब्रेंसी पैदा कर सकें। वो आप पार्टी वाली बात कर रहे थे, पार्टी करने के लिए ज़ाहिर है कि आपको पैसा चाहिए, तो वो तो सिर्फ रेवेन्यू अर्निंग से ही आ सकता है ना, या फिर जो कामरान साहब ये बात सही नहीं है। कामरान साहब ये बात सही नहीं है बिल्कुल। टैक्स का पीछा छोड़ के, मैं 20 साल से लगा हूँ टैक्स का पीछा, खुदा के वास्ते छोड़ दे टैक्स। कामरान साहब ये शेरिफ ऑफ नॉटिंघम, अकबर बादशाह, चंगेज खान की स्टोरी है। आजकल टैक्स लोग गिराते हैं, चढ़ाते नहीं है। आजकल टैक्स गिराने की जरूरत है। आप 40 लाख कह रहे हैं टैक्स पेयर्स हैं, खुदा के वास्ते बहुत है। आप सोचो, ये अकबर साहब से पूछ लें, हमने बड़ा एनालिसिस किया ये अपना हाईएस्ट डेटा वगैरह लेके। हमारे पास इतने अमीर लोग नहीं है जो टैक्स देंगे। बाकी ये बात है कि हर बंदा यहाँ टैक्स दे दे के पागल हो गया। पेट्रोल पे, सेल फोन पे, बिजली पे, हर चीज पे टैक्स हम दे रहे हैं। पर एक और बात सुन ले, पार्टी की एक और बात सुन ले। हमारे पास ये फौज साहब बैठे हो, मैं इस पे लिख लिख के तंग आ गया हूँ। हमारे पास कंपनी है ही नहीं। हमारे पास, कामरान साहब जरा सुन लें, हमारे पास बड़ी कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी कंपनी हमारी OGDC है, गवर्नमेंट की है। उसके बाद फौजी है, चलो वो भी गवर्नमेंट की है। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में $1 बिलियन कंपनीज मैंने गिना था कुछ आज से महीना 2 महीने पहले। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है, चेंज हो जाता है, पर हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर में $1 बिलियन कंपनी है वो शायद 5 या 6 है। तो अगर ये हालत है तो यहाँ कौन आएगा? अगर $1 बिलियन कंपनी तो आजकल बच्चों वाली कंपनी है, एक SME है। आपकी कंपनीज ग्रो ही नहीं कर रही। हमारे सेठ बड़े बड़े हैं पर हमारी कंपनी बड़ी छोटी है। मैंने कल ही नसीम बेग के साथ पॉडकास्ट इस पे किया, लगाया है यूट्यूब पे, कि हमारी कंपनियां बहुत छोटी हैं। हमारी स्टॉक मार्केट, कामरान साहब कौन सी इकोनॉमी आप जानते हैं जहाँ स्टॉक मार्केट इतनी छोटी होती है? 10% हमारी स्टॉक मार्केट है, इंडिया की 100% है। हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। देखिए, ये पूरा निजाम एक कैपिटलिस्ट निजाम नहीं है।
ये निज़ाम पता नहीं क्या है, सोवियत भी नहीं है, कम्युनिस्ट भी नहीं है, ये निज़ाम पता नहीं कोई कॉलोनियल निज़ाम है। कॉलोनियल निज़ाम एक गंदा सा बाबुओं वाला निज़ाम, उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? ये तो हम ड्रामा लगाते कोई इन्वेस्टर आएगा। मैं प्रेसिडेंट के साथ चीन गया था जब मैं प्लानिंग कमीशन में था 2011 में, मुझे याद है हमने इतने एमओयू साइन किए। एक चीनी ने कहा छुपी आवाज में कि दे डोंट अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क बिफोर एन एमओयू कैन बी रियलाइज्ड। हम एमओयू साइन करते हैं, भूल जाते हैं। बात यह सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी नाफ्ता क्रैकर, मैं 30 साल से सुन रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और ना आई है ना आएगी। अगर आपकी अपनी कंपनियां बड़ी नहीं तो बाहर से लोग क्यों आए? ये हमारे सेठों को बिलियनर बनना है पहले, फिर बात बनेगी। लेकिन ये तो जुर्म है ना, यहाँ वेल्थ क्रिएशन तो डॉक्टर साहब जुर्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस माहौल को, इस मॉडल को हमें चेंज करना है। लेट वेल्थ क्रिएशन बी अ ट्रॉफी, लेट इट बी समथिंग दैट वी डिजायर, नॉट कि हम इनको गालियां दें। जी डॉक्टर अकबर साहब प्लीज। हाँ, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। इंसेंटिव्स जो दिए जा रहे हैं वो तो लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट भी अभी आपका बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जो भी अभी फ़िलहाल है, प्राइसेस अभी पेट्रोल की ज़्यादा कम नहीं होंगी, कुछ अर्से तक तो चलेगी क्योंकि हमें नहीं पता क्या होने वाला है। बिजली की रेट भी शायद बढ़ा दिए जाएंगे। फवाद साहब सुना आपने डॉक्टर अकबर जैदी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ेगा, वो मुझसे बेहतर अभी दम बाकी है। फवाद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो कहेंगे नहीं। लेकिन अच्छा, अब दूसरा देखें, अगर हम कोशिश करें कि लोग सोलर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल है आना चाहिए। आपको एनवायरनमेंट का बहुत सीरियस संगीन मसला है, आप सोलर पे आएँ, हर जगह अगर आ सकते हैं आएँ आप, बिजली उस तरफ। लेकिन उस पर भी वो कह रहे हैं कि जो ग्रिड से हट के आएंगे उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो हुकूमत का तो ऑब्सेशन है कि जो चल रहा है उस पर टैक्स लगा दो, जो चीज़ चल रही है उस पर टैक्स लगा दो। आईटी चल रहा है, ये जो आदाद शुमार है, एक चीज़ अच्छी है मानने की है कि आईटी के जो हमारे एक्सपोर्ट थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, 3 या 3.5 बिलियन हो गए, और मेरे ख्याल है ज़रा और बढ़ेंगे अगले चंद सालों में। उसको टैक्स कर लेंगे, लोग कहेंगे चलो यहाँ पे हम कहीं और चले जाते हैं। तो अगर तो चले ही गए हैं जी, पूरी वही चले गए। हाँ, जो कमा सकते हैं यहाँ, जो काम कुछ कर सकते हैं, वो कह रहे हैं भागो यहाँ से। सही है। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आईटी की बात कर रहे हैं, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, वो जो अब बैठे हुए हैं क्योंकि वो टैक्स नहीं देना चाहते, उन्होंने कंपनीज दुबई में रजिस्टर करेंगी और जो आपका रेमिटेंस इंक्रीज है वो थोड़ा सा उस वजह से भी आया हुआ है। सेकेंडली, रेमिटेंस की बात करें सर, आई मीन अबाउट 41.5 बिलियन पे हम क्लोज करेंगे। दिस इज द पीक व्हिच इज गोइंग टू रीच। अभी जो है ठीक है, पिछला महीना आपका ईद का भी मसला था, आपका दुबई से भी पैसा ट्रांसफर हुआ है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। बट अगर आपने नेक्स्ट ईयर भी अगर 41-42 रख लिया तो इससे ऊपर नहीं आएगा। आपने तो जरूरत है कि एक्सपोर्ट को किस तरह से, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर नहीं होगी तो यू विल बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। आई डोंट सी कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक आप पहुंच सकेंगे जिस तरह से अगर आपने पॉलिसीज को इमरजेंसी अगर आपने नहीं लगाई और इस बात को रियलाइज नहीं किया कि अगर आपने कुछ भी करना है। और ये जो ग्रोथ के नंबर्स दे रहे हैं 4%, वो किस बेसिस पे दे रहे हैं? आप उनके असम्पशंस देखें। वो कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी टैक्स कलेक्शन आनी है 15 ट्रिलियन की, वो 4% पे आएगी। अब 4% की ग्रोथ आनी ही है तो टैक्स कलेक्शन भी नहीं होना। टैक्स कलेक्शन नहीं होना तो इसका मतलब है कि फिर आपने जाके नैरो बेस पे वापस मिनी बजट डालना है और टैक्सेस बढ़ाने। तो यू आर गोइंग इन दिस विशियस सर्कल जो कंटिन्यू नहीं हो सकता, जो आपको ब्रेक डाउन पे ले जाएगा। तो आई थिंक इट इज जी सर। जी डॉक्टर नदीम उल हक साहब, ये फरमाइएगा कि एक और बड़ी ये ग्रोथ की बात हो रही है, मुसलसल ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ आएगी तो हमारी वो होगी। अच्छा, अब ये एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो शायद पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि एक हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत का ये 5वां बजट है, 5th बजट है। अब इसमें मगर थ्रू आउट 2%, 2.5%, 2%, 2.5%, आखिरी अभी आया 3%। अभी तो ये जब इसका फाइनल आएगा शायद 3.2% वाली ग्रोथ होगी, आइंदा साल 4%। ये कोई बहुत ही मुसीबत बड़ा काम है कि 5 साल भी गुजर गए, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का कसूर है। किसका कसूर है आखिर? ये 25 करोड़ आवाम ने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है कि यहाँ पे ग्रोथ आएगी ही नहीं? बड़ी सिंपल बात है कामरान साहब, ये इस पे अगेन हम बहुत लिख चुके हैं कि खुदा के वास्ते जो कॉलोनियल निज़ाम लॉर्ड मकॉले को जो आपने सीने के साथ लगाया हुआ है कि लॉर्ड मकॉले की आप निज़ाम चलाई जा रहे हैं, वही डिप्टी सेक्रेटरी, वही सेक्शन ऑफिसर, वही, यार खुदा के वास्ते इसको आप चेंज कर दें। वही फाइलें फीते वाली चल रही हैं। अभी तक आप आईटी की बातें करते हैं, आपके सरकारी दफ्तरों में आईटी नहीं आई। आपने वर्ल्ड बैंक से कितने पैसे लिए हैं टाइटल्स करने के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स को आपने, कि इलेक्ट्रॉनिक होगा, वो आज तक नहीं हुआ। ठीक है, आप मुझे बताइए, नादरा ने डेटाबेस बना लिया, पर वो क्या, नादरा हर चीज पे फीस मांगता है।
आप मेरे मुझे बताइए, मैंने आपको बताया एफिडेविट लेने जाओ तो भाई नादरा क्यों नहीं दे सकता? जब इलेक्ट्रॉनिक है तो मुझे क्यों भाग दौड़ करके लेना पड़ता है? ठीक है, मसला ये है कि हमने वो बाबुओं वाला काम छोड़ा। एफबीआर ने तो सर मैकेंजी वगैरह से किया है, वो तो उन्होंने तो किया है, और फिर वर्ल्ड बैंक ने देखिए कितने बिलियन दिए। वो एक और बड़ी अच्छी चीज है, वो एक और बड़ी चीज है कामरान साहब, हम गोरे के आगे बिक जाते हैं। हमारे जो अपने इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे जो अच्छे लोग हैं, वो बेचारे सारे बाहर हैं। आप सारी कमिटीज देख लें पिछले 5 साल की, अपने लोगों को निकाल दें, उसमें एक हमारा कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट, पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट नहीं है। सारे ब्यूरोक्रेट्स या फॉरेनर्स होते हैं। इन्होंने जनाब होम ग्रोन प्लान के लिए स्टेफन डर्कन को बुलाया है। डीरेगुलेशन जो काम मैंने सारा किया वो स्कॉट जेकब आके कर रहा है $5 लाख पे। ठीक है, ये खुदा के वास्ते हमारा जो तरीकेकार है कि हम कोई काम को सीरियसली लेते न करते, बिकॉज ये लॉर्ड मैकॉले का पुराना निजाम है। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, मुझे बताइए। 1 कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो मैं देखता हूं, मैंने इस पे लिखा भी बहुत है, ये क्या मसला है, क्या हुआ है? आपने एक इन्वेस्टमेंट की रेजीम तबाह कर दिया। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में रहता हूँ, यहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जो बातें बनाई है, जिस रात को इन्होंने अटैक किया था, उसके बाद यहाँ कौन फॉरेन इन्वेस्टर आएगा? आपने क्यों अटैक किया, क्या वजह थी? ये बिल्डिंग 20 साल से क्यों डिले हुई है? नस्ला टावर क्यों गिराया है? रिकोटे क्यों खराब किया? ये सारी बातें डॉक्टर साहब, एक ट्रिलियन, कम से कम 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानियों का स्टक प्रोजेक्ट में अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो स्टक है इस वक्त। एक 1.2 ट्रिलियन रुपीस जो है एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी मिला के, जिनको बेचारों की पूरी जिंदगी की कमाइयां जा चुकी हैं, कभी उसका जिक्र भी नहीं होता है। बिल्कुल, तो ये आपका निज़ाम जो है, जिसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसके अंदर किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे चल जाए, वो पुरानी तरीन वेबसाइट होती है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता। कोर्ट्स में जाएं, कोर्ट्स में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोर्ट्स अपनी मनमानी करते हैं। उन्होंने कितनी वैल्यू डिस्ट्रॉय की, मैंने अगले दिन इस पे रिसर्च करके छापा है आर्टिकल। कोर्ट ने कोई 24% ऑफ जीडीपी डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हमारे कोर्ट्स मानते ही नहीं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं मानते कि इकोनॉमिक्स की कोई वैल्यू है। बाहर दुनिया में कोई डिसीजन ली जाती है विदाउट इकोनॉमिक टेस्टमेंट। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। डॉक्टर अकबर, आप कंक्लूड करें। प्रिमिटिव निज़ाम है जो कि हम चल रहे हैं, जो कि 2026 के अंदर हम वही निज़ाम चला रहे हैं जो 1965 में चला रहे थे। आपने अभी जो क्लिप दिखाया था उनका औरंगज़ेब का एआई के बारे में, मैं तो उनको मशवरा कहूँगा कि नादरा को कहें एआई इस्तेमाल करे। आपको सारे नदीम सही करें, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। आप फ़ोन करते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है, हर एक के पास फ़ोन है, ठीक है। आपका शिनाख्ती कार्ड तो हर जगह लगता है, छोटी सी छोटी चीज़ में। आप फूड पैंडा करें, उसका आप सब चीज़ का निज़ाम है। आपके पास डेटा मौजूद है, एफबीआर के पास डेटा मौजूद है। इनको अगर पकड़ना है तो पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना तो फिर वही 65 का क्या 45 का वही निज़ाम चलता रहेगा। दैट्स एज द डेटा इज़ अवेलेबल। बहुत एआई खुद इस्तेमाल कर लें भाई, हमारे मसाइल हल करें। अच्छा, खुद एआई इस्तेमाल कर ले, हमें ना बताएं। तो इसको बिल्कुल लॉक कर दे फवाद भाई। लास्ट बिल्कुल, यू हैव 30 सेकंड्स। सर, द ग्रोथ हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड, नॉट डेट लेड। अब आप डेट के चक्कर में फंस चुके हैं। अगर आपने इसको आज नहीं तोड़ा, एक्सपोर्ट इमरजेंसी नहीं लगाई, you will not be able to see the end of next year. This is now getting to a very dangerous level. आपको आज निजाम चेंज करना होगा, आज इमरजेंसी लगानी।